दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। यह एक अच्छी सुबह थी और रॉयल कॉम्प्लेक्स के आंगन में सूरज की किरणें आ रही थीं। सुबह की धूप में बगीचे के पत्ते चमक रहे थे। हालांकि सूरज तेज था, दिन ठंडा था, हमेशा की तरह तेज गर्मी के हिसाब से यह ठीक नहीं था। आंगन में एक जरूरी मीटिंग के लिए लकड़ी की एक मजबूत टेबल लगाई गई थी। विजयनगर साम्राज्य के सबसे छोटे राजकुमार हर्ष सबसे आगे बैठे थे। उनका व्यवहार शांत लेकिन अधिकार वाला था। टेबल के चारों ओर बड़े अमीर परिवारों और ट्रेड गिल्ड के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए, जो साम्राज्य में होने वाले बड़े रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने के लिए तैयार थे। हर्ष ने मीटिंग शुरू करते हुए कहा, आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साम्राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हमारी ग्रोथ और खुशहाली के लिए सबसे जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, तो आज मैंने आप सभी को रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर हमारे एग्रीमेंट को फाइनल करने के लिए बुलाया है, ये पक्का करने के लिए कि वे सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड्स पर बने और हमारे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। आप सभी प्रोजेक्ट के ओवरसियर के तौर पर काम करेंगे। उन्होंने अपनी बात खत्म की और टेबल पर बैठे हर प्रतिनिधि से नजर हटा ली। चुप्पी गोवा के एक व्यापारी प्रभाकर ने तोड़ी, जिन्होंने अपनी राय दी। प्रभाकर एक पुराने व्यापारी थे, जिन्होंने पुर्तगाली और दूसरे यूरोपियन देशों के साथ डील करके काफी दौलत जमा की थी। इस इलाके में उनका असर कई लोकल अमीरों के बराबर था, जिससे किसी भी जरूरी फैसले में उनकी आवाज बहुत जरूरी हो जाती थी। तो हम व्यापारियों को ऐसे प्रोजेक्ट को देखने का क्या फायदा है, महाराज? मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि व्यापारी हमेशा मुनाफे को ध्यान में रखकर चलते हैं, प्रभाकर ने कहा। उनका लहजा मजबूत लेकिन इज्जतदार था। जरूर, हर्षा ने आराम से जवाब दिया। व्यापारियों को 3 साल के लिए टोल टैक्स से छूट मिलेगी। साथ ही सड़कें आपके सामान को तेजी से और सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगी। क्या यह मंजूर होगा? प्रपोजल पर सोचते हुए प्रभाकर की आंखें सिकुड़ गईं। उनके दिमाग में गियर घूम रहे थे। वे मुनाफे और नुकसान का हिसाब लगा रहे थे, टोल फ्री यात्रा के फायदों को प्रोजेक्ट को देखने के लिए जरूरी मेहनत से तोल रहे थे। 4 साल, प्रभाकर ने जवाब दिया। उनकी आवाज स्थिर लेकिन मजबूत थी। प्रशांत ने बीच में बोलना शुरू किया, योर हाइनेस, अगर मुझे इजाजत हो। हर्ष ने हाथ हिलाकर प्रशांत को हटा दिया और उसकी नजर प्रभाकर पर ही रही। 4 साल की टोल छूट बहुत ज्यादा है। हम 3 साल पर ही टिके रहेंगे। हर्ष मुस्कुराया, उसकी आंखें तेज और गुस्से वाली थीं, जिससे प्रभाकर की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। प्रशांत, उन्हें एग्रीमेंट की कॉपी दे दो, हर्ष ने ऑर्डर दिया। प्रशांत ने टेबल पर एग्रीमेंट बांट दिए। हर रिप्रेजेंटेटिव ने लिस्ट में दिए गए प्रोविजन को देखना शुरू कर दिया। पार्वती नायर के बेटे और कोझिकोड के नायरों के प्रॉक्सी अकुथन नायर ने अपना हाथ उठाया। मौजूदा मैट्रियार्क के बाद वारिस होने के नाते उनके सवालों का काफी वजन था। पार्वती नायर नायरों की मौजूदा मैट्रियार्क थीं और एम्पायर की अकेली मैट्रियार्क थीं। योर हाइनेस, एग्रीमेंट में बताए गए इंस्पेक्टर कौन होंगे? अकुथन ने पूछा। हर्षा ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी खुजाई और फिर अकुथन की तरफ देखा। ये नायक होंगे। मैं उनके पैट्रियार्क से खुद मिलूंगा। नायकों के इंस्पेक्टर के तौर पर जिक्र होने पर कमरे में सब एक साथ सिहर गए। नायकों के प्रोजेक्ट की देखरेख करने के ख्याल से ही लग रहा था कि वे सख्त और पक्के तौर पर निगरानी कर रहे हैं। उनकी निगरानी में खराब मैनेजमेंट या फंड की हेराफेरी की कोई भी उम्मीद खत्म हो जाएगी। नायकों की ईमानदारी और ईमानदारी की इमेज का मतलब था कि किसी भी गलत काम के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अकुथन ने धीरे से सिर हिलाया, राजकुमार के फैसले को मानते हुए। समझ गया महाराज। नायर नायकों के साथ पूरा सहयोग करेंगे। एक युवा व्यापारी, जिसे हैरानी की बात है कि सबसे बड़े प्रोजेक्ट हम्पी बीदर गुलबर्गा मेन रोड का काम सौंपा गया था, घबराकर बोला। हालांकि हम मुनहसबानी जानकारी लीक होने से बचा सकते हैं, लेकिन अगर कोई इस तरीके की जासूसी कर ले तो क्या होगा? इसे कॉपी करना काफी आसान लगता है। युवा व्यापारी नकुल अपने फील्ड में पायनियर था। इस फील्ड में बिना किसी पहले के अनुभव के गरीबी से उठकर उसने अपनी बिजनेस इंटेलिजेंस और एफिशिएंसी से दौलत बनाई। कम उम्र में ही वह साम्राज्य के ज्यादातर अनुभवी व्यापारियों के बराबर असर और दौलत कमाने में कामयाब रहा। यह एक बहुत अच्छा सवाल है नकुल, हर्ष ने माना। मैं मानता हूं कि हमारे तरीकों के बावजूद इसका लीक होना तय है। यह तरीका बस प्रोसेस को जितना हो सके उतना लंबा खींचने के लिए है। अगर हम इसे काफी लंबा खींच सकते हैं तो हमें अपने पड़ोसी राज्यों पर बढ़त मिलेगी।
प्रशांत ने आगे कहा, हम गलत जानकारी फैलाने के तरीकों पर भी विचार कर सकते हैं। जब हमें जासूसों पर शक हो तो तरीके में थोड़े बदलाव ला सकते हैं। इस तरह अगर वे जानकारी इकट्ठा करने में कामयाब भी हो जाते हैं तो वह पूरी तरह से सही या असरदार नहीं होगी। नकुल ने सिर हिलाया। अपनी चिंताओं पर पूरी तरह से ध्यान दिए जाने से उसे राहत मिली। धन्यवाद महाराज। तो मुझे लगता है कि अब इस पर कोई आपत्ति नहीं है, हर्षा ने हर प्रतिनिधि के बीच अपनी नजरें घुमाते हुए कहा। प्रतिनिधियों ने एक दूसरे को देखा लेकिन किसी ने और कोई चिंता नहीं जताई। हर्षा के कॉन्फिडेंस और पूरी प्लानिंग ने उन्हें साफ तौर पर इम्प्रेस किया था। चलो एग्रीमेंट पर साइन करते हैं, उसने कहा। एक एक करके रिप्रेजेंटेटिव्स ने एग्रीमेंट पर साइन किए। उनकी कलम चर्मपत्र पर खरोंच रही थी। प्रोविशंस को लेकर बहुत कम या कोई प्रोटेस्ट नहीं था। गोवा के पुराने मचेंट प्रभाकर ने साइन करना खत्म किया और ऊपर देखा। यह एक बोल्ड और एम्बिशियस प्लान है महाराज। मुझे विश्वास है कि यह हमारे एम्पायर में बहुत खुशहाली लाएगा। गोवा पोर्ट कनेक्शन रोड के ओवरसियर गोवा मर्चेंट गिल्ड रिप्रेजेंटेटिव प्रभाकर। कोची पोर्ट कनेक्शन रोड के ओवरसियर कोची रॉयल फैमिली रिप्रेजेंटेटिव अर्जुन। मछलीपट्टनम पोर्ट कनेक्शन रोड के ओवरसियर मछलीपट्टनम मर्चेंट गिल्ड रिप्रेजेंटेटिव किरण। कालीकट पोर्ट कनेक्शन रोड के ओवरसियर कोझिकोड की नायर फैमिली रिप्रेजेंटेटिव अकुथन नायर। हम्पी गुलबर्गा बीदर मेजर रोड का ओवरसियर नकुल इंडिपेंडेंट मर्चेंट। प्रशांत, नायकों के पैट्रियार्क से मीटिंग के बारे में क्या ख्याल है? हर्षा ने पूछा। प्रशांत ने सिर हिलाया। खुशकिस्मती से हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। पैट्रियार्क राजधानी में हैं। हम उनसे अभी मिल सकते हैं। मैं समझ गया, ये तो किस्मत की बात है। चलो फिर चलते हैं, हर्षा ने जवाब दिया। हर्षा और प्रशांत अपनी मंजिल पर पहुंचे। महल के पश्चिमी कॉम्प्लेक्स का एक कमरा जहां राजधानी हम्पी आने वाले अमीर लोग रहते थे। हर्षा कमरे में घुसा तो देखा कि उसके सामने एक आदमी बैठा है। उस आदमी के लंबे सफेद बाल करीने से बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर पिछली लड़ाइयों के निशान थे और उसने एक आंख पर एक साफ पट्टी बांधी हुई थी जो एक बड़ी चोट का इशारा थी। वह आदमी हट्टा कट्टा और लंबा था जिससे सम्राट जैसा ऑरा निकल रहा था, एक ऐसी मौजूदगी जो ताकत और अधिकार की बात करती थी। हर्षा तुरंत पहचान गए कि यह कोई आम रईस नहीं बल्कि एक जबरदस्त आदमी है जिसका सपोर्ट उनके प्लान बना या बिगाड़ सकता है। नायकों के पैट्रियार्क को नमस्ते। हर्षा ने इज्जत से थोड़ा झुककर पैट्रियार्क का स्वागत किया। जवाब में पैट्रियार्क खड़े हुए और थोड़ा झुके। उनके अजीब दिखने के बावजूद उनके हाव भाव शानदार थे। मैं आपका रॉयल हाइनेस का स्वागत करता हूं। मैंने सुना है कि आपकी याददाश्त चली गई है। मुझे अपना फिर से परिचय कराने की इजाजत दें, उन्होंने आगे कहा। मैं रुद्र सिम्हा नायक हूं, नायक नोबल फैमिली का पैट्रियार्क। हर्षा ने परिचय मानते हुए सिर हिलाया। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, पैट्रियार्क रुद्र सिम्हा नायक। मैं रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और उसमें नायकों के रोल के बारे में बात करने आया हूं, जिसकी मुझे उम्मीद है। हर्षा ने उन्हें रोड डेवलपमेंट का एग्रीमेंट दिया। उन्हें ये पक्का करना था कि नायक इसमें हिस्सा ले क्योंकि करप्शन को कम करना बहुत जरूरी था। देखते हैं। रुद्र सिंह नायक ने एग्रीमेंट के पन्नों और सड़क बनाने के तरीकों और पालन करने के लिए सख्त गाइडलाइंस वाले डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स को सरसरी तौर पर देखते हुए धीरे से कहा। उसकी अनुभवी आंखों ने हर डिटेल को बारीकी से देखा। हर्षा ने उसे ध्यान से देखा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। तो आप क्या कहते हैं? उसने पूछा। नायकों के मुखिया ने ऊपर देखा। उनके चेहरे पर सोच विचार था। हाँ, मुझे ये पसंद है। प्लान पूरी तरह से हैं और गाइडलाइंस सख्त हैं, जिसकी मैं तारीफ करता हूँ। लेकिन युवा राजकुमार, इस काम में हिस्सा लेने से हमें क्या फायदा होगा? आपके परिवार के लिए 3 साल तक टोल टैक्स में छूट, हर्षा ने कहा। रुद्र सिम्हा की आंखें सिकुड़ गईं और उन्होंने पैर क्रॉस करके एग्रीमेंट को अपने सामने टेबल पर फेंक दिया। हम इतना काफी नहीं होगा राजकुमार। उनकी नजर तेज और स्थिर रही, हर्षा को चुनौती देते हुए। हर्षा थोड़ा आगे झुका। आप कितना सही मुआवजा मानेंगे पैट्रियार्क रुद्र सिम्हा नायक? आहा, क्या आप सही मुआवजा दे सकते हैं, ये देखते हुए कि आप शायद इंस्पेक्टर की नौकरी भी मुझ पर डालने का प्लान बना रहे हैं? रुद्र सिम्हा नायक जोर से हंसे। हर्षा उस बात पर थोड़ा चौंका। उसने कभी नहीं सोचा था कि पैट्रियार्क उसे इतनी आसानी से पहचान लेंगे। मुझे तो किताब की तरह पढ़ा गया था। पॉलिटिक्स मजेदार है, उसने सोचा। प्रिंस, घबराए मत। हाँ, कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। 3 साल की टोल छूट ठीक है, रुद्र सिम्हा ने कहा। उनकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। क्या? हर्षा एक पल के लिए हैरान रह गया क्योंकि पैट्रियार्क सीरियस लग रहे थे। ठीक है, अगर प्रिंस कभी हमारे घर आए
तो हम अभी डील फाइनल कर सकते हैं, रुद्र सिम्हा ने कहा। उनकी आवाज एक सच्चे इनविटेशन में बदल गई। हाँ, नायिका के अचानक इनविटेशन से हर्षा हैरान रह गया। प्रशांत उसके पास घबराकर बैठा रहा। वह जानता था कि नायिका का मुखिया किसी को अचानक अपने खानदानी बंगले में तब तक नहीं बुलाएगा जब तक कि वह पहली मुलाकात में ही उसे सच में पसंद न कर ले। जरूर, मुझे लगता है रोड डेवलपमेंट का काम पूरा करने के बाद नायिका से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात होगी, हर्षा ने जवाब दिया। वह अभी भी अचानक हुए इस बदलाव को समझ रहा था। तो यह एक वादा है। चलो इसे फाइनल करते हैं, रुद्र ने अपने पुराने दागदार चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। नागापट्टिनम पोर्ट कनेक्शन और सभी रोड प्रोजेक्ट्स के इंस्पेक्शन के ओवरसियर नायिका परिवार रिप्रेजेंटेटिव रुद्र सिंह नायक द्वारा हर्ष के वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स से जाने के बाद एक आदमी खिड़की से अंदर आया। वह नायक परिवार के मुखिया का पर्सनल गार्ड था। कुलपति, आपने सबसे छोटे राजकुमार को क्यों बुलाया? उसने पूछा। रुद्र सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, वह बहुत बदल गया है और उसकी आंखें पहले जैसी नहीं हैं। लेकिन मैंने जो देखा उससे वह कुछ खास नहीं लगता। मैं उसकी मार्शल स्किल्स को मानता हूं, लेकिन पॉलिटिकली उसमें कोई वैल्यू नहीं लगती, गार्ड ने कहा। रुद्र सिंह का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। क्या तुम यही सोचते हो? मैंने उसमें एक टाइगर देखा जो अपने समय का इंतजार कर रहा है। उसकी काबिलियत सिर्फ मार्शल स्किल्स से कहीं ज्यादा है। क्या ऐसा है? गार्ड ने जवाब दिया। उसे अभी भी शक था। रुद्र सिंह पीछे झुक गया। उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान थी। क्या मेरा इंट्यूशन कभी गलत रहा है? वह बहुत बड़ा होने वाला है। अब एक बॉन्डर बनाना बहुत जरूरी है। गार्ड सोच में पड़ गया। तुम्हें लगता है कि उसमें इतना पोटेंशियल है? बिल्कुल, रुद्र सिम्हा ने कहा। मुझे उस बेबी टाइगर से बड़ी उम्मीदें हैं जो चुपके से अपने नुकीले दांत तेज कर रहा है। हाँ, पटवर्धन फैमिली होम। पटवर्धन फैमिली के मौजूदा मुखिया राज पटवर्धन खुद को एक बुरी मुश्किल में पाया। पटवर्धन फैमिली दूसरे युद्ध के दौरान पावर में आई थी, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का मुकाबला होयसल किंगडम और बहमनी सल्तनत के गठबंधन से था। राज ने गहरी सांस ली, अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर छत को घूरते हुए। इस मुश्किल से निकलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? वह बुदबुदाया। उसकी आवाज में निराशा साफ दिख रही थी। पहले के मुखिया हरि पटवर्धन ने दूसरे युद्ध के बिना किसी अंत के खींचने के दौरान अमीरों के बीच की दरारों को बड़ी कुशलता से सुलझाया था। उनके स्ट्रैटेजिक फैसलों ने पटवर्धन फैमिली को इंपीरियल ग्रुप के मेंबर के तौर पर अपनी जगह बनाने में मदद की। इस वफादारी ने न सिर्फ उन्हें सिविल वॉर के दौरान सफाई से बचाया, बल्कि दूसरे और तीसरे युद्धों में उनके योगदान की वजह से काउंसिल में मंत्री पद भी दिलाया। हरि पटवर्धन के गुजर जाने के बाद उनके इकलौते बेटे राज पटवर्धन को उनकी जगह और मंत्री पद मिला। अपने पिता के उलट, जो शाही गुट के पक्के सपोर्टर थे, राज न्यूट्रल रहे। सिविल वॉर के दौरान सम्राट को बागी अमीरों को हटाना पड़ा। इस अंदरूनी लड़ाई ने उनके सैनिकों को बहुत कम कर दिया। इस सिविल वॉर के बीच तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें होयसल और बहमनी का गठबंधन शामिल था। साम्राज्य को मिलिट्री रिसोर्स की बहुत कमी का सामना करना पड़ा, जिससे सम्राट को कोचीन साम्राज्य के साथ डील करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये साम्राज्य पहले से ही गिरावट में था, क्योंकि उसने अपने राजा और वारिस को एक बीमारी के कारण खो दिया था। साम्राज्य की ताकत बढ़ाने के लिए सम्राट ने कोची साम्राज्य के आखिरी बचे हुए शाही परिवार के सदस्य और उसके अमीरों के साथ मर्ज के लिए बातचीत की। इससे महिषापुर माइसोर की संधि पर साइन हुए, जिसमें मर्ज को ऑफिशियली मंजूरी दी गई और कोची साम्राज्य को उभरते विजयनगर साम्राज्य में मिला दिया गया। इस ट्रीटी से यह पक्का हो गया कि सम्राट कोचीन किंगडम के आखिरी जिंदा सदस्य को अपनी रखेल बना ले, जिससे दूसरे राजकुमार का जन्म हुआ। इस मर्ज से युद्ध के बाद एम्पायर में अलग अलग ग्रुप बन गए। सिविल वॉर के दौरान रईसों के सफाए के बाद रईसों के पास जो जमीन थी वह रॉयल फैमिली ने ले ली और कुछ जमीन एम्पायर और कोचीन किंगडम के रईसों को बेच दी गई। दूसरे राजकुमार के जन्म के बाद कोचीन किंगडम के रईसों ने गद्दी के लिए दूसरे राजकुमार को अपना सपोर्ट देने का वादा किया। इस बीच इस सिचुएशन को देखते हुए महारानी ने अपने बेटे चंद्रदेव राय के लिए इंपीरियल ग्रुप से सपोर्ट जुटाया। इसके बाद इंपीरियल ग्रुप दो ग्रुप में बंट गया, एक जिसने गद्दी के लिए पहले नंबर पर और सम्राट चंद्रदेव राय के सबसे बड़े बेटे का सपोर्ट किया, और दूसरा न्यूट्रल ग्रुप जिसने किसी भी राजकुमार का सपोर्ट नहीं किया क्योंकि यह उनके इंटरेस्ट से मैच नहीं करता था। पिताजी, प्लीज अपने इस नाकाबिल बेटे को माफ कर दीजिए, राज पटवर्धन ने आह भरते हुए इस हालात को संभालने और खोई हुई कुछ पावर वापस पाने के तरीके सोचे। राज पटवर्धन ने मिनिस्टर के तौर पर भी कोई खास योगदान नहीं दिया था, जिससे उन्हें काउंसिल में अपनी पोजीशन गंवानी पड़ी।
पटवर्धन परिवार महाराष्ट्र के एक इलाके पर राज करता था। पिछले कुछ सालों से अमीरों के बाहरी दबाव की वजह से पटवर्धन परिवार का असर कम हो रहा था। परिवार सिर्फ अपने बहुत काबिल पुराने मुखिया की वजह से पावर और असर बनाए रख पाया था। अब उन्हें इस फैसले पर पछतावा हो रहा था कि जब उनके पास मौका था तो इंपीरियल ग्रुप में जाने के बजाय उन्होंने न्यूट्रल रहने का फैसला किया। इससे परिवार की दौलत और असर में इतनी गिरावट नहीं आती। दोनों ग्रुपों की तरफ से उनके साथ जुड़ने के बढ़ते दबाव की वजह से राज पटवर्धन की मौजूदा पोजीशन खतरे में थी। हाँ, कम से कम मेरा बेटा मुझसे ज्यादा टैलेंटेड तो है। मुझे तब तक मेहनत करनी होगी जब तक वह बड़ा होकर परिवार को संभाल न ले, राज ने मन ही मन कहा। राज का बेटा आकाश बहुत होशियार था। पढ़ाई में हमेशा एक कदम आगे रहने वाला और कड़ी मेहनत करने का जबरदस्त जोश दिखाने वाला। वह अपने पिता की जगह लेने की तैयारी कर रहा था। राज की नज़र में आकाश की ग्रोथ जबरदस्त थी, उस उम्र में उससे कहीं ज्यादा। हालांकि राज पॉलिटिक्स की बेरहम दुनिया और महल की मुश्किलों को जानता था। उसने ठान लिया था कि जब तक आकाश पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता, वह अपने बेटे को इन कड़वी सच्चाइयों से बचाएगा। राज ने तय किया कि वह इंतजार करेगा, उस पल का इंतजार करेगा जब आकाश मैदान में उतरेगा और पटवर्धन परिवार की पुरानी शान वापस लाएगा। राज ने कुछ कागज पर प्लान लिखना शुरू कर दिया, अपने बड़े टाइटल को बनाए रखने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचते हुए। थोड़ी देर बाद उसने निराशा में नीचे देखा और आह भरी, आह, ये प्लान अच्छे नहीं हैं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इंपीरियल ग्रुप में फिर से शामिल होना होगा? इससे मुझे कुछ समय के लिए अपनी जगह बनाए रखने में मदद मिल सकती है, राज ने खुद से कहा और उस हालत पर गुस्सा होकर अपनी आंखें मलते हुए कहा जिसमें उसने खुद को डाल लिया था। उसने एक कागज देखा जो उसके असिस्टेंट ने छोड़ा था, जिसमें महल में हाल की घटनाओं की जानकारी थी। सबसे छोटे राजकुमार हर्ष ने ऐसा किया है। कुछ बातें। राज ने जोर से सोचा, उसका मन 3 साल पहले राजकुमार से हुई अपनी पहली मुलाकात में चला गया। सबसे छोटा राजकुमार तब एक बेचारा इंसान था, उदास और लाल आंखों वाला, जैसे किसी बुरे सपने में फंसा हो। राज को याद आया कि उसे उस लड़के पर बहुत दया आती थी जिसने कम उम्र में अपनी मां को खो दिया था और जिसे उसके परिवार के दोनों तरफ से छोड़ दिया गया था। उस मुलाकात के दौरान हर्ष बिना किसी नौकर के महल के बगीचों में बिना किसी मकसद के घूम रहा था, कुछ खोज रहा था, फिर भी बिल्कुल बेमतलब लग रहा था। राज ने दूसरे राहगीरों के साथ बच्चे को नजरअंदाज किया था, उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे वह है ही नहीं। उसे अपने कुछ न करने का पछतावा हुआ, लेकिन उस समय उसकी अपनी जिंदगी भी उथल पुथल से भरी थी। कभी कभी वह चाहता था कि उसने राजकुमार को अपने पास रख लिया होता, ताकि उसे महल की जिंदगी के अकेलेपन से बचाया जा सके, जैसा एक पिता कर सकता है। अब बुरा महसूस करने का क्या फायदा? लेकिन देखते हैं उसने क्या हासिल किया है, राज ने मन ही मन कहा। उसने अपने असिस्टेंट के जमा किए हुए डॉक्यूमेंट्स उठाए, उम्मीद थी कि उसमें छोटी मोटी कामयाबियां मिलेंगी। जैसे ही उसने जानकारी पढ़ी, वह हैरान रह गया। डॉक्यूमेंट्स में डच और पुर्तगाली लोगों के साथ साइन की गई बड़ी डील्स के साथ साथ सबसे छोटे राजकुमार के बड़े रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और उनके ओवरसियर के बारे में डिटेल में बताया गया था। ये कामयाबियां इतनी बड़ी हैं और इतने कम समय में, राज ने हैरानी से कहा। नायकों के पैट्रियार्क ने भी बुलाया, राज ने सोचा। यह अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, ये देखते हुए कि उस जिद्दी बूढ़े आदमी ने दूसरे किसी राजकुमार को कभी नहीं बुलाया। नायकों के मौजूदा पैट्रियार्क एम्पायर में एक ताकतवर आदमी थे। ऑफिशियली न्यूट्रल होने के बावजूद उनका असर काफी था। बूढ़ा आदमी ताकतवर था, उसकी मिलिट्री ताकत सम्राट के बाद दूसरे नंबर पर थी, जिससे वह एम्पायर में एक बड़ी ताकत बन गया था। वह हर्ष को क्यों बुलाएगा? राज ने जोर से सोचा। इस युवा राजकुमार में उससे कहीं ज्यादा जरूर होगा जो वह चाहता है। खैर, मुझे अपने कुलीन परिवार को बचाने के इस मुद्दे पर कुछ मदद पाने के लिए बड़ों की मदद लेनी चाहिए, राज फिर से आह भरता है। ट्रीटी की बातें। महिषापुरा की ट्रीटी। प्रस्तावना। कोचीन साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच ऐतिहासिक संबंधों और आपसी हितों को पहचानते हुए और हमारी जमीनों और लोगों की बेहतरी के लिए एकता और सहयोग को मजबूत करने की इच्छा से नीचे साइन करने वाली पार्टियां इस मर्जर ट्रीटी में शामिल होती हैं। आर्टिकल आई। शामिल पार्टियां। 1. कोचीन साम्राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व रानी ज्योति लक्ष्मी वर्मा करती हैं। 2. विजयनगर साम्राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व सम्राट कृष्णदेव राय करते हैं। आर्टिकल 2। मकसद और लक्ष्य। 1. इस ट्रीटी का मकसद कोचीन साम्राज्य को औपचारिक रूप से विजयनगर साम्राज्य में मिलाना है। 2. इस मर्जर के मकसद में शामिल हैं क्षेत्रीय सीमाओं और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को मजबूत करना।
आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना। इंटीग्रेशन, मर्ज किए गए इलाकों के निवासियों के लिए शांति, स्थिरता और खुशहाली पक्का करना। आर्टिकल 3, नियम और शर्तें। 1. कोचीन किंगडम अपने इलाके पर विजयनगर एम्पायर को सॉवरेनिटी देने के लिए सहमत है। 2. मर्जर के बदले में सम्राट कृष्णदेव राय कोचीन किंगडम की आखिरी जीवित शाही सदस्य रानी ज्योति लक्ष्मी वर्मा से शादी करेंगे। 3. दिए गए इलाकों से 2 परमानेंट काउंसिल पोजीशन विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में बांटी जाएंगी। 4. दोनों पार्टियां मर्ज किए गए इलाकों के फायदे के लिए डिफेंस, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामलों में सहयोग करेगी। 5. कोचीन किंगडम विजयनगर एम्पायर के अंडर कल्चरल ऑटोनॉमी और धार्मिक प्रैक्टिस की आज़ादी बनाए रखेगा। आर्टिकल 1, इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट। 1. मर्जर को दोनों पार्टियों की जॉइंट कमेटियों की देखरेख में धीरे धीरे बदलाव के प्रोसेस के जरिए लागू किया जाएगा। 2. इस ट्रीटी के पालन और एनफोर्समेंट की मॉनिटरिंग विजयनगर एम्पायर द्वारा नियुक्त डेजिग्नेटेड अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। आर्टिकल V, आखिरी नियम। 1. इस ट्रीटी पर डुप्लीकेट साइन किए गए हैं, हर कॉपी उतनी ही असली है। 2. महिषापुरा में 5 आषाढ़ 1602 13 जून 1545 को तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु में कोचीन किंगडम और विजयनगर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव्स ने किया। सिग्नेचर, कृष्णदेव राय विजयनगर के सम्राट, ज्योति लक्ष्मी वर्मा कोचीन किंगडम की प्रिंसेस, रेड्डी नोबल फैमिली मेन हाउस। हाँ, कोचीन के ये कमीने हमेशा कुछ न कुछ परेशान करने वाला करते रहते हैं। राघव रेड्डी, जो रेड्डी नोबल फैमिली के अभी के मुखिया हैं, ने गुस्से से कमरे में चहलकदमी करते हुए कहा। गोविंद राव, एक नौजवान जो किताब पढ़ने में डूबा हुआ था, और राव नोबल फैमिली के मुखिया हंसे। क्या यह मजेदार नहीं है कि वे गद्दी की लड़ाई में जो बढ़त उन्हें कभी नहीं मिली, उसे पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। राघव ने चहलकदमी करना बंद किया और उसकी तरफ मुड़ा। गोविंदा, कोचीन के अमीरों को कभी कम मत समझना, उसने चेतावनी दी। उनके बीच वह सांप है। बालाजी मुदलियार, जो 40 के आसपास के थे और चाय पी रहे थे, अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। वहां वह शैतानी औरत भी है। वह सच में बहुत परेशान करती है, उन्होंने थूका। वह बहुत समय से दखल देने की कोशिश कर रही है और उसके पास खुद को बचाने का अधिकार है। जाधव नोबल फैमिली के मौजूदा मुखिया आनंद जाधव ने आह भरी और अपनी कनपटियां रगड़ी। बेशक, उन्होंने चेतावनी दी, हम बस उससे निपट नहीं सकते। वह औरत मजबूत है, उसे सिर्फ इसलिए कम मत समझो क्योंकि वह एक औरत है। तुम सब चुप हो जाओ। गोपाल शास्त्री, जो लगभग 50 साल के तोंद वाले आदमी थे, ने बीच में टोका। उन्होंने कमरे में चारों ओर देखा, उनका चेहरा सख्त था। चलो बेकार की बातें नहीं करते, हमारे पास और भी जरूरी मामले हैं जिन्हें संभालना है। राजकुमार जल्द ही यहाँ आएंगे। बूढ़े आदमी, इतने अकड़ू मत बनो। हा हा हा, आराम करो। गोविंदा राव जोर से हंसे और अपने हाथ सिर के ऊपर फैला लिए। कमरे का तनाव एक नई आवाज से टूटा। हाँ, तुम सब आज बहुत जल्दी इकट्ठा हो गए हो, हैं? एक आदमी चुपचाप बाहर आया और टेबल पर होस्ट की सीट पर बैठ गया। वह एम्पायर के पहले राजकुमार चंद्रदेव राय थे। पहले राजकुमार हमेशा की तरह अपने दोनों भरोसेमंद लोगों को मीटिंग में लाए थे। राम उनकी बाईं ओर सीधे खड़े थे, उन्होंने तलवार और कवच पहना हुआ था, उनकी मौजूदगी रौबदार लग रही थी। दूसरी तरफ नीलकंठ, जो राम से छोटे थे लेकिन अच्छे कपड़े पहने हुए थे, मीटिंग के दौरान जरूरी बातें लिखने के लिए एक किताब तैयार रखे हुए थे। तो चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। दूसरे राजकुमार की तरफ से कोई अजीब हरकत हुई। चंद्रदेव राय ने पूछा, उनकी नजरें टेबल पर बैठे अमीरों पर थीं। आनंद जाधव ने निराश होकर कहा, हाँ महाराज। काउंसिल में नई खाली सीट को देखते हुए वे त्रावणकोर के नायरों को काउंसिल का नया मेंबर अशोकन नायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल शास्त्री आगे झुके, उनके हाथ आपस में जुड़े हुए थे। महाराज, मेरा सुझाव है कि हम गोविंदा राव को नई पोस्ट के लिए कैंडिडेट के तौर पर यहां आगे बढ़ाएं। गोविंदा राव ने एक आईब्रो उठाए और मुस्कुराया। अरे, बूढ़ा आदमी एक बार मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, मैं बहुत खुश हूं, उसने मजाक में कहा और नकली तारीफ के साथ गोपाला की तरफ देखा। गोपाला ने आंखें घुमाईं। इसकी आदत मत डालो, उसने धीरे से कहा। चंद्रदेव राय ने उन दोनों को बेपरवाही से देखा, अपना सिर हिलाया। ठीक है, बहुत मजाक हो गया, चलो ध्यान लगाते हैं। गोविंदा, क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम जोर दें तो तुम काउंसिल सीट संभाल सकते हो? गोविंदा सीधा हुआ, उसका चेहरा गंभीर हो गया। बिल्कुल महाराज, मैं चुनौती के लिए तैयार हूं।
अच्छा, राजकुमार ने सिर हिलाया। हमें उस पद के लिए तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत है। चलो इसे करते हैं। राघव रेड्डी ने कहा, मैं और मुदलियार पटवर्धन पर इंपीरियल गुट में शामिल होने का दबाव डाल रहे हैं, जैसा आपने कहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरे राजकुमार के दबाव डालने के बावजूद वे डटे हुए हैं। उनकी आवाज में निराशा साफ दिख रही थी। बेशक वे अच्छी तरह से डटे हुए हैं। पटवर्धन के बड़े बुजुर्ग हाल ही में शामिल हुए हैं और मौजूदा मुखिया की मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उन्हें अपनी तरफ नहीं भी कर पाए, तो भी हम उन्हें काउंसिल से हटाने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने वैसे भी कोई खास योगदान नहीं दिया है। बालाजी मुदलियार ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। गोविंदा राव हंसे। खैर, जब तक वह कुछ जबरदस्त योगदान के साथ वापसी नहीं करते, पटवर्धन इस मुश्किल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सबसे छोटे राजकुमार का क्या हमें उनके बारे में कुछ करना चाहिए? राघव रेड्डी ने आगे झुकते हुए पूछा। हर्ष, राजकुमार ने सोचा। उसने हाल ही में ट्रेड डील्स और नए रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से अपना नाम बनाया है। चंद्रदेव राय ने नीलकंठ की दी हुई रिपोर्ट उठाई। राघव रेड्डी ने हाथ जोड़कर भौहें चढ़ा ली। हाँ, लेकिन क्या यह एक संभावित खतरा नहीं है? क्या हमें सावधान नहीं रहना चाहिए? महाराज, क्या आपको ये शक करने वाला नहीं लगता? वह महल में सबसे दूर रहता था, और अब चोट लगने के बाद वह बदल गया है। मैंने उसकी जबरदस्त मार्शल स्किल्स की खबरें सुनी हैं। गोविंदा ने सबसे छोटे राजकुमार के बारे में अपनी चिंता जताते हुए कहा। चंद्र ने सोचा कि कहीं सबसे छोटा राजकुमार उसकी गद्दी की ख्वाहिश के लिए खतरा न बन जाए। ये शक करने वाला है, लेकिन वह हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम उससे निपट सकते हैं, लेकिन अभी उसका असर बहुत कम है। चंद्र ने आगे कहा, अगर मुझे लगता है कि वह मेरे लिए खतरा बन जाएगा तो हम उसे खत्म कर सकते हैं। गोविंदा ने सिचुएशन पर सोचा, क्या हम उसे कम आंक रहे हैं? युवा राजकुमार, गुलबर्गा की लड़ाई पर वह रिपोर्ट बहुत बढ़िया थी। क्या होगा अगर वह बदल गया है और पहले से ही समय का इंतजार करके तैयारी कर रहा है? फिर उसे 2 साल पहले अपनी पहली मुलाकात याद आए और युवा राजकुमार उसे कितना बेअसर लगा था। खैर, चलो अपने प्लान पर चलते हैं। कोचीन के कोई कदम उठाने से पहले हमें गद्दी पक्की करनी है। हम उन्हें और ताकत हासिल नहीं करने दे सकते, चंद्रा ने ध्यान हटाते हुए कहा। और क्या कोचीन ने अभी तक किसी भी ट्रेड रूट को ब्लॉक करने की कोशिश की है? चंद्रा ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंगलोर में ब्लॉकेड का चांस है। हमारे इन्फॉर्मर ने रिपोर्ट किया है कि नायरों ने वहां कुछ अजीब एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं, गोविंदा राव ने समझाया। मैंगलोर, क्या यह उनके कंट्रोल में आता है? चंद्रा ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। महाराज, नायरों ने एक व्यापारी से जमीन खरीदी थी। अब वे मैंगलोर से जुड़ने वाले रूट को कंट्रोल करते हैं, बालाजी मुदलियार ने जवाब दिया। हम उनके सामान पर टैरिफ लगाने और उन्हें हमारे इलाकों से गुजरने से रोकने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वे कोई ब्लॉकेड या इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू करेंगे, हम एक्शन लेंगे। समझे? चंद्रा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। हालांकि वह सिविल वॉर नहीं भड़काना चाहता था, लेकिन ये साफ हो रहा था कि इंपीरियल फैक्शन और कोचीन के बीच लड़ाई हो सकती है। अगर सिविल वॉर हुआ तो क्या पिता दखल देंगे? वह आम लोगों को मरते हुए देखकर खुश नहीं होंगे, इसलिए हो सकता है कि वह दखल दें। उसने सोचा। महाराज, राजधानी में एक नया व्यापारी है जो तेजी से सभी शहरों में फैल रहा है, आनंद जाधव ने चिंता भरी आवाज में कहा। यह एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है जिसे नकुल नाम का कोई आदमी लीड कर रहा है। उन्होंने हाल ही में एक रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है और टेक्सटाइल, सिरेमिक और मेटल के काम में हाथ आजमाया है। आपका मतलब उस व्यापारी ग्रुप से है जिसे वह नौजवान लीड कर रहा था जो तेजी से उठा? चंद्रा ने आगे झुकते हुए पूछा। उन्होंने कुछ भी नहीं से शुरुआत की और तेजी से आगे बढ़े। मैंने उनकी हरकतों पर नजर रखने की कोशिश की है, लेकिन उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। उनके ट्रेड सीक्रेट्स के बारे में शायद ही कोई जरूरी जानकारी है। उनके कारवां भी अच्छी तरह से सुरक्षित हैं, राघव रेड्डी ने अपनी नोटबुक में कुछ करते हुए कहा। गोपाल शास्त्री ने पूछा, क्या आपको लगता है कि हमें उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करनी चाहिए? उनके पास गोवा के उस कंजूस बूढ़े प्रभाकर का मुकाबला करने के लिए काफी पैसा है। गोविंदा राव ने गुस्से से और हाथ पैर फैलाकर जवाब दिया। वे एक ताकतवर ताकत हैं। इस टेंशन वाले माहौल में उनका आजाद रहना बताता है कि वे किनारे बैठे हैं, लड़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे झपट्टा मारकर जीतने वाले को सपोर्ट दे सकें। चंद्रा ने एक संभावित साथी पाने की संभावना पर सोचा और कहा, गोपाला, मैं बातचीत तुम पर छोड़ता हूं। उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करो। हम कोचीन को अपनी नाक के नीचे से एक और ताकतवर व्यापारी को छीनने नहीं दे सकते।
समझ गया महाराज, गोपाल ने थोड़ा झुककर इज्जत से कहा। और महाराज, हर्ष को नायकों के मुखिया ने बुलाया है। ये बहुत बड़ी बात है। वह बूढ़ा आदमी बहुत ताकतवर है, बालाजी ने कहा। ओह वह बूढ़ा आदमी कितना सनकी है। मुझे हैरानी है कि उसने हर्ष को क्यों बुलाया। चंद्र ने राम को झुकने का इशारा किया और धीरे से कहा, बुलावे के पीछे का कारण पता लगाने की कोशिश करो। क्या ये सिर्फ रोड प्रोजेक्ट की वजह से है या कुछ और भी है? और कुछ बताना है? अगर नहीं तो मुझे लगता है कि मीटिंग खत्म हो गई है, चंद्र ने कहा, ये देखने के लिए इधर उधर देखते हुए कि क्या किसी के पास शाही महल के लिए निकलने से पहले बताने के लिए और कुछ है। बाद में जब चंद्र गाड़ी में बैठकर नज़ारे का मजा ले रहे थे तो नीलकंठ, जो उनके बगल में बैठकर रिपोर्ट देख रहे थे, बोले, महाराज, हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या प्रॉब्लम? चंद्र ने पूछा। नीलकंठ ने राजकुमार को एक फाइल दी जिसमें पहले राजकुमार के जासूसों द्वारा इकट्ठा किए गए डॉक्यूमेंट्स थे। चंद्र ने रिपोर्ट को ऊपर से देखा, उसमें लिखी बातें देखकर उसका चेहरा खराब हो गया। क्या ये सच है? यह एक और मुसीबत खड़ी हो रही है, वह बुदबुदाया। रिपोर्ट वेरीफाई हो गई है। ये सच है महाराज, नीलकंठ ने जवाब दिया। चंद्र ने राम को, जो गाड़ी के पास घोड़े पर सवार था, अपना बॉडीगार्ड बनाकर बुलाया और कहा, राम, इस मिशन का ध्यान रखना। ये बहुत जरूरी है। समझ गया महाराज, राम ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। कोचीन का पुराना रॉयल पैलेस। एक जवान आदमी एक बड़ी मीटिंग टेबल के सिरहाने बैठा था और एक छोटे खंजर से खेलते हुए उसे कोई दिलचस्पी नहीं लग रही थी। उसकी ब्रॉन्ज रंग की स्किन, मस्कुलर बॉडी और लड़ाई के निशान उसे एक अनुभवी योद्धा बताते थे। ये भैरव देव राय थे, विजयनगर साम्राज्य के दूसरे राजकुमार। उनके अधिकार वाले ऑरा के बावजूद उनकी तेज लेकिन बिना असर वाली नजरें उनके सामने ज्यादातर लोगों को घबरा देती थीं। उनके बगल में उनका सबसे भरोसेमंद सेवक अर्जुन खड़ा था, जो लगभग 30 साल का था और उसकी आंख पर एक निशान था। साउथ का कसाई के नाम से मशहूर अर्जुन ने होयसल किंगडम के खिलाफ लड़ाई में अपनी आंख खोने के बाद ये डरावनी पहचान बनाई थी, जहां उसने अकेले ही 2 तलवारों से 100 से ज्यादा आदमियों को मार डाला था। भैरव अपने सौतेले भाई के ग्रुप के खिलाफ आर्थिक लड़ाई शुरू करने के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने अपने चाचा राम वर्मा की ओर रुख किया, जो कोचीन के रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट करते थे। अंकल, इंपीरियल्स को नुकसान पहुंचाने का अगला प्लान क्या है? भैरव ने पूछा। उनका सामान रोकने में कुछ समय लगेगा क्योंकि आनंद जाधव अपने इन्फॉर्मर्स के साथ बहुत जासूसी कर रहा है महाराज, राम वर्मा ने बताया कि उनके चेहरे पर एक नफरत भरा भाव आ रहा था। पार्वती ने आगे कहा, हमने इस काम के लिए मैंगलोर रूट हासिल कर लिया है और चूंकि अब यह एरिया हमारा कंट्रोल में है, इसलिए टैक्स का अधिकार भी हमारे अंडर आता है। हम इससे उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन आनंद, मेरे लिए एक प्रॉब्लम रहा है। कोझिकोड के नायरों की मौजूदा मुखिया पार्वती नायर ने उत्तराधिकार की लड़ाई के दौरान अपने ही पिता और भाइयों का सिर काट दिया था। नायर मातृवंशीय लेकिन पितृसत्तात्मक थे, जिसमें महिलाओं को प्रॉपर्टी विरासत में मिलती थी लेकिन पुरुषों का कंट्रोल होता था। हालांकि पार्वती एक अपवाद थी। अपनी उम्र के आखिर में वह मार्शल आर्ट्स में बहुत टैलेंटेड थी। उन्होंने छोटी उम्र से ही कलारीपयट्टू की प्रैक्टिस की थी। वह अपने परिवार में एक खतरनाक ताकत बन गई, तलवारबाजी में माहिर हो गई। छी, इसीलिए औरतों को परिवार नहीं चलाना चाहिए और वहीं रहना चाहिए जहां उन्हें होना चाहिए। पनिक्कर परिवार के तोंद वाले मुखिया विजयराम पनिक्कर ने पार्वती की तरफ देखते हुए जीभ चटकाए। अरे कमीने, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिर जमीन पर लुढ़क जाए? पार्वती ने गुस्से से उसे घूरते हुए जवाब दिया। बस करो, तुम दोनों, तुम राजकुमार के सामने हो। झुकी हुई पीठ वाले एक बूढ़े आदमी मणिरत्नम थंबी ने सख्ती से कहा, जिससे झगड़ा रुक गया। अरे, तुमने रोका क्यों? मैं उस बूढ़े आदमी का सिर अपनी चेची बहन के वार से लुढ़कते देखना चाहता था। त्रावणकोर के नायर परिवार के युवा मुखिया अशोकन नायर बाल बंधे हुए और धोती और ऊपर का चोगा पहने हुए हंसे। इतिहास में बदलाव की वजह से इस टाइमलाइन में त्रावणकोर रॉयल फैमिली नहीं थी, इसलिए इस वजह से एक और नायर फैमिली ने त्रावणकोर इलाके पर कब्जा कर लिया। अशोकन, तुम्हारे मजे में रुकावट डालने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे रिपोर्ट मिली है कि क्राउन प्रिंस पटवर्धन के जाने से खाली हुई काउंसिल सीट को गोविंदा राव को कैंडिडेट बनाकर पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। केशवन पिल्लई ने विजयराम पनिक्कर पर अशोकन के तानों को काटते हुए कहा। ओह, दिलचस्प चॉइस, भैरव ने कहा, उसका एक्सप्रेशन सोचने वाला हो गया। गोविंदा एक जबरदस्त आदमी है, लेकिन अगर ऐसा है तो हम उस सीट के लिए अशोकन को कैंडिडेट बना सकते हैं। हाँ, मैं चैलेंज के लिए तैयार हूँ, अशोकन ने जवाब दिया। भैरव ने नजरें हटाईं और पार्वती की तरफ देखा।
क्या तुम जाधव की जासूसी संभाल सकती हो? हम देर नहीं कर सकते। पार्वती ने कॉन्फिडेंस से सिर हिलाया। मैं देख लूंगा महाराज। जाधव को पता नहीं चलेगा कि उसे क्या लगा। अच्छा, भैरव ने जवाब दिया दूसरों की तरफ देखते हुए। हमें इंपीरियल्स के व्यापार को खत्म करना होगा। कोई और सुझाव? राम वर्मा आगे झुका। महाराज, हम उनकी सप्लाई लाइन को भी टारगेट कर सकते हैं। उनके लॉजिस्टिक्स में रुकावट डालने से उनकी ताकत कम हो जाएगी। भैरव ने इस पर सोचा। अर्जुन, तुम क्या सोचते हो? अर्जुन, हमेशा की तरह योद्धा आगे बढ़ा। यह एक अच्छा प्लान है महाराज। उनकी सप्लाई लाइन में रुकावट डालने से वे काफी कमजोर हो जाएंगे। मेरा सुझाव है कि हम उनके कारवां पर हमला करने के लिए गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा, भैरव ने फैसला किया। हम दोनों स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। पार्वती, जाधव को संभालो। अर्जुन, उनकी सप्लाई लाइन पर रेड ऑर्गेनाइज करो। भैरव गंभीर हो गया। उनके व्यापारियों पर टैरिफ लगाने और उनके कारवां पर हमला करने में कितना समय लगेगा? महाराज, हम तैयारी कर रहे हैं। इसे लगभग 1 या 2 महीने में लागू किया जा सकता है, विजयराम पनिक्कर ने जवाब दिया। और पटवर्धन का क्या? क्या आपको लगता है कि वे जल्द ही गिर जाएंगे? महाराज, हमें बताया गया है कि उनके बड़े लोग शामिल हो गए हैं और जरूरी ऑपरेशन संभाल रहे हैं, इसलिए वे अभी इंतजार कर रहे हैं। अशोकन नायर ने अपनी उंगली पर एक छोटी सी किताब को बैलेंस करने की कोशिश करते हुए बताया। तसेक तसेक, ये तो बुरी बात है। हम उन्हें जल्द ही बाहर निकाल सकते हैं। भैरव ने निराशा में आह भरी। उसने वह खंजर फेंका जिससे वह खेल रहा था, जो लकड़ी की टेबल के बीच में घुस गया। उसका क्या? अर्जुन, कोई अजीब हरकत? भैरव ने अर्जुन की ओर देखते हुए पूछा। उसकी जिज्ञासा ये गुस्सा हो गया। नहीं महाराज, वह बस आराम कर रहा है और पूरे साम्राज्य में आजादी से घूम रहा है, अर्जुन ने आह भरते हुए जवाब दिया। हाँ, मुझे उम्मीद थी कि मैं उसे कुछ सामान के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वह भी हर्ष की तरह ही बेकार है, भैरव ने निराशा में सिर हिलाते हुए आह भरी। बस उनके सामान पर टैरिफ लगाने और हमारे बाजारों में उनके कुछ मोनोपोली वाले सामान को ब्लॉक करने की तैयारी करो, भैरव ने आह भरते हुए कहा और जाने के लिए खड़ा हो गया। समझ गया महाराज, अमीरों ने एक साथ जवाब दिया। उनका पूरा ध्यान राजकुमार पर था जब वह कमरे से बाहर जा रहा था। जैसे ही भैरव अपने कमरे में गया, उसने अपनी नजर अर्जुन पर डाली और पूछा, मैंने तुम्हें जो मिशन सौंपा था, उसका क्या? और क्या मेरा छोटा भाई कुछ अजीब करने वाला है? उसके चेहरे पर घमंड था। मिशन के बारे में महाराज, हमें कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिनसे पता चलता है कि मराठा और मुगल फिर से लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार कुतुब के भी शामिल होने की बहुत ज्यादा संभावना है, अर्जुन ने बताया। उन्होंने आगे कहा, जहां तक राजकुमार हर्ष की बात है, उन्होंने गुलबर्गा से लौटने के बाद से कुछ शानदार काम किए हैं। उन्हें अब नायकों के कुलपति ने भी बुलाया है। भैरव जोर से हंसे। हा, अच्छा अच्छा, गुलबर्गा की लड़ाई के बाद से उनके दांत कुछ नुकीले होने लगे हैं। काफी परेशान करने वाला है। क्या आपको लगता है कि वह कोई खतरा है? अर्जुन ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। हाँ, अगर उसे अकेला छोड़ दिया गया तो वह एक बड़ा खतरा होगा। भैरव ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल रखने दूंगा, उन्होंने एक अजीब सी मुस्कान दी। उन्होंने आगे कहा, तो क्या आपको लगता है कि इस बार मराठा हार जाएंगे? अर्जुन ने जवाब दिया, उन्हें और भी ज्यादा परेशानी होगी क्योंकि यूरोपियन बहुत समय से सूरत पर नजर रखे हुए हैं। भैरव ने कहा, तो इस बार वे हार सकते हैं। दोतरफा लड़ाई जीतना ही काफी मुश्किल है और अगर कुतुब को पुर्तगाली सपोर्ट मिला तो यह उनके लिए बहुत बुरा होगा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, महाराज, क्या आपको लगता है कि हमें दखल देकर उनकी मदद करनी चाहिए? भैरव ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, हम दखल नहीं दे सकते। हाल की सभी लड़ाइयों के बाद हमारी इकोनॉमी अभी भी ठीक होने की राह पर है। भैरव ने अपने कमरे में जाते हुए सोचा, हालांकि हमें मुगलों के फैलाव को रोकने के लिए मराठों की जरूरत है, लेकिन मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि वे किसी तरह इससे निकल जाएं। महाराज, आपकी माँ का एक मैसेज है। एक चोगा पहने आदमी चुपचाप कमरे में आया और भैरव के सामने घुटनों के बल बैठ गया। माँ का? क्या महल में कुछ हो रहा है? भैरव ने चिंता से आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। योर हाइनेस, हमें क्राउन प्रिंस के बारे में महल से खबर मिली है, चोगा पहने आदमी ने कहना शुरू किया। क्राउन प्रिंस अभी सम्राट के साथ किसी डील के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यह राजगद्दी से जुड़ी कोई बात है तो यह हमारे ग्रुप के लिए खतरनाक हो सकता है। क्या बकवास है? भैरव ने लकड़ी की टेबल पर मुक्का मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। पिताजी के शामिल होने का मतलब है कि यह डील शायद देश के हित में है।
न कि चंद्रा की मनमौजी योजनाओं में से एक। उसने गहरी सांस ली, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए। अर्जुन, स्क्वाड तैयार करो। अगर चंद्रा इस डील में जो कुछ भी है उससे हमला करता है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। हमें कौन सी स्क्वाड तैयार करनी चाहिए, योर हाइनेस? अर्जुन ने सावधानी से ऊपर देखते हुए पूछा। अग्निसेना, भैरव ने जवाब दिया, उसकी आवाज स्थिर थी। अर्जुन ऑर्डर से हैरान रह गया। अग्निसेना दूसरे राजकुमार के अंडर सबसे मजबूत जासूसी और हत्या करने वाली यूनिट थी। उसने ऑर्डर पर सवाल नहीं उठाया और पूछा, मिशन क्या है महाराज? अभी के लिए महल और शाही अमीरों पर नजर रखो। इस डील के बारे में जितना हो सके पता करो। क्या कोई खास बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? चोगा पहने आदमी ने बातचीत में दखल देते हुए पूछा। वह आदमी अग्निसेना का हिस्सा था। बालाजी मुदलियार के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, भैरव ने ठंडी आवाज में ऑर्डर दिया। खास तौर पर उसके बारे में क्यों महाराज? चोगा पहने आदमी ने पूछा, उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो रही थी। और क्यों? हम सही समय आने पर उसे मार डालेंगे। वह आदमी तेज है, अगर हम उसे जल्दी मार सके तो अच्छा होगा, भैरव ने कहा। उसकी आवाज से चोगा पहने आदमी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उस आदमी ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। समझ गया महाराज, हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। जैसे ही चोगा पहने आदमी बाहर निकला, भैरव अर्जुन की ओर मुड़े, जो देख रहा था। हमें जल्दी करना होगा, इससे सब कुछ बदल सकता है। अर्जुन ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर पक्का इरादा था। हम पहले राजकुमार को हमसे आगे नहीं निकलने देंगे महाराज। भैरव ने हल्के से सिर हिलाया, उसका दिमाग पहले से ही अगली चालों की प्लानिंग कर रहा था। दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे और वह अपनी जगह पक्की करने के लिए कुछ भी करेगा। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पर्दों से छनकर आई, वह जवान आदमी मुलायम बादल जैसे रजाई के नीचे हिलने लगा। बड़े मुलायम बिस्तर ने उसके शरीर को सहलाया, उसे अपनी आरामदायक गोद से छुड़ाने को तैयार नहीं था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और बची हुई नींद को दूर भगाया। कमरा हल्की सुनहरी चमक में नहाया हुआ था, जो हवा में नाच रहे धूल के कणों को और उभार रहा था। हल्की हवा बाहर बगीचे से खिले फूलों की मीठी खुशबू लेकर आ रही थी। वह आलस से खींचा, उसकी मसल्स ढीली हो गईं जब वह एक पल के लिए गद्दे में और गहराई तक धंस गया। ठंडी चादरें उसकी स्किन पर हल्के से सरसराईं जब वह हिला, पूरी तरह जागने से पहले नींद के आखिरी पलों का मजा ले रहा था। हर्ष आखिरकार उठ बैठा, मुलायम तकिए गिर गए और उसने अपने बिखरे बालों में हाथ फेरा। उसने एक गहरी सांस ली, अपने फेफड़ों को सुबह की ताज़ी हवा से भर लिया और उसे ताजगी महसूस हुई। हाँ, आराम करके अच्छा लग रहा है, वह खुद से धीरे से बोला। वह उठा और अपने बड़े कमरे में कुछ एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को वार्म अप करने लगा। कुछ स्ट्रेचिंग और फिर बॉडी वेट एक्सरसाइज से वह फिट रहा। हर्ष ने एक दिन की छुट्टी लेने का फैसला किया था। जब से वह इस शरीर में दोबारा आया था, उसे अभी तक ठीक से आराम नहीं मिला था। वह हमेशा वर्कआउट करता था, अपनी बॉडी को ठीक करता था और अलग अलग काम पूरे करता था। वह मन से थका हुआ नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर उसके मन के मुकाबले बहुत धीरे चल रहा है। शरीर अभी तक उसके काम करने के तरीके के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। इसलिए उसने अपनी बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए आराम करने का फैसला किया। अपनी एक्सरसाइज के बाद हर्ष बड़ी खिड़की के पास गया और ज्यादा रोशनी आने के लिए पर्दे हटा दिए। बगीचे का नजारा बहुत सुंदर था, फूल पूरी तरह खिले हुए थे और सुबह की ओस पत्तियों पर चमक रही थी। वह मुस्कुराया, शांति के एक खास पल को महसूस किया। आज कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई मीटिंग नहीं, बस आराम, उसने जोर से कहा, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो। उसने आरामदायक कपड़े पहने और खिड़की के पास बने छोटे से पढ़ने वाले कोने में जाकर एक किताब उठाई जिसे वह पढ़ना चाहता था। हर्ष ने एक राजकुमारी और एक आम लड़के की लव स्टोरी वाली किताब उठाई। जैसे ही उसने पढ़ा, राजकुमारी अपने शाही खानदान की मजबूरियों में बंधी हुई एक आम लड़के से बहुत प्यार करने लगी। उनका प्यार हालांकि सच्चा और जोशीला था, फिर भी रुकावटों का सामना करना पड़ा। कहानी में उनकी सीक्रेट मीटिंग्स और फुसफुसाए गए वादों के बारे में बताया गया था। ये जानते हुए भी कि उनका प्यार मना है, उन्होंने साथ में जिंदगी बिताने का सपना देखा। आखिरकार अपनी जन्म की जंजीरों से आजाद होने की चाहत में वे दूर देश भाग गए, इस उम्मीद में कि उन्हें उन लोगों से दूर खुशी मिलेगी जो उनके मिलन का विरोध कर रहे थे। लेकिन उनका बचना ज्यादा देर तक नहीं चला। राजकुमारी के पिता राजा अपनी बेटी के विरोध और एक मामूली आम लड़के को चुनने से बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अपने सैनिकों को उन्हें ढूंढने के लिए भेज दिया। लड़के को पकड़ लिया गया और राजकुमारी को बहकाने के लिए मार डाला गया। ये सजा एक सख्त चेतावनी के तौर पर दी गई थी।
राजकुमारी अपने प्यारे को खोने के दुख में महल लौटने के लिए मजबूर हो गई। दुख और निराशा से डूबकर उसने आखिरकार अपनी जान ले ली। हर्ष ने किताब बंद कर दी और गुस्से में जीभ चटकाए। कितनी बेवकूफी है, उसने राजा को जहर क्यों नहीं दे दिया? उसने खुद से कहा। उसके होठों से एक गहरी हंसी निकली। ये बहुत आसान होता और आम आदमी को बेहतर पता होना चाहिए था। बेशक राजा सेना भेजेगा। उसने सिर हिलाते हुए किताब एक तरफ फेंक दी। हर्ष दूसरों की भावनाएं देख सकता था, लेकिन उसने खुद कभी सच में कुछ महसूस नहीं किया। हमदर्दी, हमदर्दी, प्यार, ये अजीब बातें थीं। उसके लिए लोग या तो मोहरे थे या सीढ़ी, जो भी उसे उस समय मजेदार लगे उसे पाने के लिए औजार। वह उठा और खींचा। उसकी मांसपेशियां उसकी स्किन के नीचे फड़क रही थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे उस रिसर्च फैसिलिटी की याद आई जहां उसने गुस्से की ताकत का इस्तेमाल करना सीखा था। जब भी उसे गुस्सा आता, उसके शरीर की परफॉर्मेंस आसमान छू जाती। उसने गुस्से को कंट्रोल करने की कला में महारत हासिल कर ली थी। अपनी लड़ने की काबिलियत को बढ़ाने के लिए वह इसे एक स्विच की तरह ऑन और ऑफ करता रहता था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो खिड़की से हर्ष का ध्यान उसकी तरफ गया। वह थोड़ा मुड़ा, अभी भी नीचे बगीचे को देख रहा था। अंदर आओ, उसने हुक्म दिया। प्रवीण अंदर आया, थोड़ा झुककर। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक किताब थी। महाराज, मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है। हर्ष पूरी तरह मुड़ा नहीं, उसकी नजरें अभी भी खिले हुए फूलों पर थीं। क्या बात है? मुझे यकीन है कि मैंने सड़कों से जुड़ा सारा काम पूरा कर लिया है, उसने कहा। उसकी आवाज में बेसब्री का एहसास था। कुछ और है महाराज, प्रवीण ने घबराहट में बुदबुदाया, अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर डालते हुए। आखिरकार हर्ष उसकी तरफ मुड़ा, उत्सुकता बढ़ गई। कुछ और? समझाओ। प्रवीण ने अपना सिर नीचे किया, मैसेज देते हुए। महामहिम को महामहिम लक्ष्मी देव राय ने बुलाया है। हर्षा का माथा तन गया। कौन है वह? आपकी बड़ी बहन महामहिम। उन्होंने आपको चाय और लंच पर बुलाया है, प्रवीण ने समझाया। हर्षा के चेहरे पर उत्सुकता की वजह से भाव नर्म पड़ गए। मेरी बड़ी बहन है? और वह क्या चाहती है? प्रवीण ने थोड़ी देर ऊपर देखा, फिर अपनी आंखें नीची कर लीं। मैसेज साफ साफ नहीं बताया महाराज, उसमें बस इनविटेशन का जिक्र था। हर्ष ने थोड़ा मजाक करते हुए मुस्कुराया। चाय और लंच आप कह रहे हैं? ये तो मजेदार होना चाहिए। उसने अपने कपड़े ठीक किए और प्रवीण को आगे चलने का इशारा किया। बहुत अच्छा, चलो उसे इंतजार नहीं कराते। जैसे ही वे महल के गलियारों से गुजरे, हर्ष के दिमाग के गियर घूमने लगे। उसने अपने परिवार से ज्यादा बातचीत नहीं की थी और यह अचानक इनविटेशन दिलचस्प था। वह सोच रहा था कि लक्ष्मी क्या चाहती है। क्या इस इंसान के बारे में मुझे कुछ खास जानना चाहिए? हर्ष ने पूछा। वह बड़ी सौतेली बहन है और भाई बहनों में सबसे बड़ी है। मैं महारानी को एक आजाद ख्यालों वाली इंसान कहूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? हर्ष ने चारों ओर देखते हुए पूछा। खैर, वह किसी से बंदी रहने वाली नहीं है। प्रवीण ने लक्ष्मी के रवैये की तारीफ की और कहा, काफी टैलेंटेड होने के बावजूद वह शाही कामों में नहीं बंधना चाहती और जो चाहती है करती है। महारानी भी बहुत से लोगों की मदद करती है। हर्ष ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैं समझ गया। हम कुछ तो गड़बड़ है। सोच रहा हूं क्या? उसने आंगन की ओर चलते हुए सोचा। आंगन में पहुंचकर प्रवीण थोड़ा झुका और कहा, महारानी, यहां से सिर्फ आपको ही जाने की इजाजत है, बस सीधे चलकर बताई गई जगह पर पहुंचे। हर्ष चुपचाप आंगन में चला गया। उसकी नजरें ताजे खिले फूलों और करीने से काटी गई झाड़ियों पर तेज थीं। दूर उसने एक छोटा सा मंडप देखा। शांत मंडप में एक टेबल के दूसरी तरफ एक आदमी बैठा था। जैसे जैसे वह पास आया, नजारा साफ होता गया, जिसमें एक शांत जवान औरत काली और लाल साड़ी पहने दिखाई दी। उसके रेशमी बाल रात के अंधेरे की तरह उसके कंधों पर लहरा रहे थे और उसकी बिंदी उसके लुक में एक एलिगेंट टच दे रही थी। उसकी आंखें ओब्सीडियन की तरह एक तेज थीं। अधिकार का एहसास। जैसे ही हर्षा नजर आया, वह उठी और स्वागत करने वाली मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ी। हर्षा, आने के लिए शुक्रिया, उसने कहा। उसकी आवाज किसी सुरीली धुन की तरह मीठी और सुकून देने वाली थी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे पवेलियन की तरफ खींच लिया। आइए, मैं बहुत समय से आपसे नहीं मिली हूं, इसलिए मैंने कुछ चाय और नाश्ता बनाया है। हर्षा उसके पीछे पीछे चला गया। टेबल पर नाजुक चीनी मिट्टी के चाय के कप, भाप से भरा चाय का बर्तन और कई तरह के स्वादिष्ट नाश्ते सजे थे। पवेलियन में सुकून देने वाली हवा थी, जिससे वह बैठते ही ठंडा और शांत हो गया। जैसे ही वे चाय के लिए बैठे, लक्ष्मी ने उसके लिए एक कप चाय डाली। उसकी हरकतें सुंदर और प्रैक्टिस वाली थीं।
मैंने कुछ समय से तुमसे बात नहीं की है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ बातें कर लूं, उसने कप देते हुए कहा। हर्षा ने कप लिया, अपनी बहन के चेहरे को देखते हुए। मैं आपके इस जेस्चर की तारीफ करता हूं, बहन। आप क्या कर रही थी? अरे, मैं इन दिनों बहुत घूम रही हूं, बहुत मजा आ रहा है, उसने एनर्जी से भरी आंखों से कहा। आह, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, सिस्टर। लक्ष्मी ने चिंता से भरी आंखों से पूछा, क्या चोट ठीक हो गई? क्या तुम्हें अपनी बहन याद है? उसने चिंता भरे भाव से उसके माथे को हल्के से सहलाया। हाँ, ये ठीक हो गई है। नहीं, मुझे तुम्हारी याद नहीं है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज ठंडी थी जब वह लक्ष्मी को देख रहा था। आह, ये बहुत दुख की बात है, लक्ष्मी ने धीमी आवाज में कहा। फिर उसने आगे कहा, मैंने सुना है कि तुम रोड प्रोजेक्ट्स में काफी शामिल रही हो। वह कैसा चल रहा है? लक्ष्मी की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। लक्ष्मी ताजी एनर्जी की गेंद की तरह थी। उसकी गहरी आंखें भावनाओं से चमक रही थीं जो उसके आसपास के सभी लोगों को मोहित कर रही थीं। वह धीरे से बोलती थी और उसकी आवाज में एक आकर्षक बात थी। सब ठीक चल रहा है। हम तय समय से आगे हैं और नए रास्तों से व्यापार में काफी सुधार होना चाहिए, हर्षा ने नपे तुले लहजे में जवाब दिया। ये सुनकर अच्छा लगा, लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। पिताजी तुम्हारी तरक्की से खुश होंगे। हर्षा ने लक्ष्मी के साथ कुछ घंटे बिताए, बातें की और अलग अलग घटनाओं के बारे में जाना। उसने उसके हाव भाव और कामों को देखा क्योंकि वह उसके स्वभाव को नहीं जानता था। उसके साथ बिताए कुछ घंटों में उसने उसके आज़ाद ख्यालों वाले स्वभाव के बारे में जाना और यह भी कि वह जिंदगी के अलग अलग पहलुओं का अनुभव करने के लिए चुपके से साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में कैसे घूमती थी। उसने ये नतीजा निकाला कि वह बस एक अनोखी इंसान थी जो रॉयल्टी के अपने टैग से बंधी नहीं रहना चाहती थी। लेकिन उसके अंदर की आवाज ने कहा कि कुछ गड़बड़ है। हर्ष उसे बता नहीं सका। दिन खत्म हो गया था और रात का आसमान जेट ब्लैक स्पेस में हीरे के टुकड़ों की तरह तारों से भरा हुआ था। वह अब नायकों के कुलपति का दिया हुआ न्योता स्वीकार करने और तंजावुर में उनकी हवेली में जाने के लिए तैयार था। हर्ष तंजावुर में नायक की हवेली जाने की तैयारी कर रहा था। अपनी बड़ी बहन लक्ष्मी से मिलने के बाद पिछले कुछ दिनों से बहुत काम चल रहा था। वह सड़क बनाने के प्रोजेक्ट्स में अलग अलग दिक्कतों को मैनेज करने और जो परेशानियां थीं उन्हें दूर करने में बिजी था। अब सब कुछ ठीक होने पर उसने नायकों से मिलने का फैसला किया। हर्ष की सख्त सीख के बाद प्रशांत काम संभालने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी असरदार साबित हुआ था। हर्ष ने उसे अलग अलग इलाकों में फायदे और नुकसान, सड़कों के लिए जमीन कैसे बांटनी और रिजर्व करनी है और झगड़ों को अच्छे से कैसे निपटाना है, इस बारे में बताया था। प्रशांत के सब कुछ आसानी से मैनेज करने के बाद हर्ष तंजावुर जाने के लिए कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। वह महारानी को अपने जाने की खबर देने के लिए नॉर्डन कॉम्प्लेक्स गया। महारानी को शायद नायकों के कुलपति के बुलावे के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन हर्ष जानता था कि यह उसका फर्ज है कि वह उन्हें अपने ट्रैवल प्लान के बारे में फॉर्मल तौर पर बताए, क्योंकि वह महल के मामलों की इंचार्ज थी। महल के गलियारों से गुजरते हुए हर्ष के ख्याल आने वाली यात्रा की ओर चले गए। तंजावुर के नायक अपनी मिलिट्री ताकत और स्ट्रेटेजिक अहमियत के लिए जाने जाते थे। पैट्रियार्क से मिलना एक बड़ा मौका हो सकता था, लेकिन इसमें रिस्क भी हो सकते थे। महारानी के क्वार्टर में पहुंचने पर एक नौकर ने उनका स्वागत किया और उन्हें उनके पास ले गया। महारानी एक बड़ी खिड़की के पास बैठी थी, कमरे में आ रही धूप में उनका सुंदर रूप दिख रहा था। महाराज, हर्ष ने आदर से झुककर कहा, मैं आपको तंजावुर में नायकों की हवेली जाने की जानकारी देने आया हूँ। पैट्रियार्क ने न्योता दिया है और मेरा मानना है कि यह एक ऐसा मौका है जिसे आजमाना चाहिए। महारानी ने जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी उनसे नजरें हटाईं, उनकी नजरें तेज और अंदाजा लगाने वाली थीं। हर्ष, मुझे न्योते के बारे में पता है। ये सच में एक जरूरी मौका है। ध्यान रखना कि तुम रॉयल फैमिली को शर्मिंदा न करो। हर्ष ने सिर हिलाया। मैं आऊंगा महाराज। मैंने अपनी गैरहाजिरी के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए हैं और प्रशांत किसी भी दिक्कत को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। महारानी ने हाँ में सिर हिलाया। बहुत अच्छा, सुरक्षित यात्रा करें और इस विजिट का पूरा फायदा उठाएं। धन्यवाद महाराज, हर्ष ने जवाब दिया। फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद हर्ष ने छुट्टी ली और अपने कमरे में चले गए। हर्ष को राजधानी हम्पी छोड़े एक हफ्ता हो गया था। तंजावुर की अपनी यात्रा के दौरान हर्ष ने कई जगहों का दौरा किया और साम्राज्य की बारीकियों को जाना। उन्होंने महाबलेश्वर और तिरुपति जैसे कई मंदिरों में जाकर उनके आर्किटेक्चरल हुनर और आध्यात्मिक माहौल को देखकर हैरान रह गए।
ये बहुत दिलचस्प है कि ये इमारतें समय की कसौटी पर कैसे खरी उतरी हैं। उन्होंने पुराने बिल्डरों के समर्पण और कलाकारी की तारीफ करते हुए सोचा। हर्ष साम्राज्य के कुछ शहरों के रखरखाव से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, यहाँ की अर्बन प्लानिंग कमाल की है। हालांकि जब उन्होंने लोगों के बुरे हालात देखे तो उनकी तारीफ जल्दी ही खत्म हो गई। बेसिक जरूरतें भी नहीं थीं और ज्यादातर लोग अनपढ़ और गरीब थे, जो बहुत कम चीजों में गुजारा कर रहे थे। अगर किसी एम्पायर की नींव इतनी कमजोर है तो वह मजबूत कैसे हो सकता है? उन्होंने सोचा। उनकी नजर हर उस गांव के गरीब लोगों पर जाती थी जहां से वे गुजरते थे। सबसे घिनौना नजारा था साफ साफ जाति का भेदभाव। नीची जाति के लोगों के साथ नफरत की जाती थी, उनकी जिंदगी सिस्टम के जुल्म से खराब हो जाती थी। ये तो बेवकूफी से भी ज्यादा है, उन्होंने मन ही मन सोचा। क्या किसी धर्मग्रंथ में ऐसे भेदभाव की बात कही गई है? जाति का सिस्टम काम के बंटवारे के लिए था, न कि कीमत के हिसाब से। हर्ष को महल की लाइब्रेरी से कुछ धर्मग्रंथ पढ़ने के बाद उनके बारे में थोड़ा बहुत पता था। उन्हें यह सिस्टम बेवकूफी भरा लगा क्योंकि यह मेरिट को नहीं बल्कि स्टेटस को तरजीह देता था। वह एक ऐसा इंसान है जो स्टेटस से ज्यादा मेरिट को तरजीह देता है। स्टेटस आपको बस एक हद तक ही पहुंचा सकता है, लेकिन अगर इंसान काबिल है तो वह और भी ज्यादा काम का हो सकता है। अब हर्षा ने खुद को तमिलनाडु के बॉर्डर के पास एक छोटे से शहर में पाया। एक बड़े घास के मैदान में लेटा हुआ वह ठंडी हवा और हरियाली का मजा ले रहा था जो कभी खत्म न होने वाली लग रही थी। ऊपर साफ नीला आसमान शांति का कैनवस था, जबकि चहचहाते पक्षी और मिट्टी की खुशबू एक सुकून देने वाला बैकग्राउंड दे रही थी। नेचर की सुंदरता उस बदसूरती से बिल्कुल अलग है जो मैंने देखी है, उसने शांति के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए सोचा। वहां लेटे हुए वह पिछले हफ्ते के बारे में सोच रहा था। मैंने बहुत कुछ सीखा है, फिर भी इस जमाने के बारे में समझने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। उसने अपने हाथ पैर फैलाए, अपने नीचे घास की कोमलता महसूस की। बाद में हर्षा थोड़े आराम के बाद तंजावुर की यात्रा जारी रखने के लिए गाड़ी में था। उसने गाड़ी से बाहर देखा क्योंकि तमिलनाडु बॉर्डर के बाहरी इलाके में एक घने जंगल से कुछ सैनिक उसे ले जा रहे थे। गार्ड कैप्टन राहुल शेट्टी के कहने पर अगले शहर तक पहुंचने में भी कुछ घंटे लगेंगे, इसलिए हर्षा गाड़ी में लेट गया और अपने साथ रखी एक किताब पढ़ने लगा, ताकि वह एक शहर से दूसरे शहर जाते समय बोर ना हो और इस समय का इस्तेमाल एम्पायर और उसके इतिहास के बारे में कुछ जानने में भी कर सके, ताकि भविष्य में काम आ सके। हर्ष के साथ आर्मी की अलग अलग यूनिट्स के एलीट गार्ड्स थे, जिन्हें राहुल शेट्टी नाम का एक आदमी लीड कर रहा था। नारायण और वरुण दोनों ने तंजावुर तक के उसके सफर में गार्ड के तौर पर शामिल होने पर जोर दिया और पैलेस गार्ड्स के वाइस कैप्टन रामा नायक ने उन्हें मंजूरी दे दी। कुछ घंटों बाद गाड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई और इससे हर्ष जाग गया क्योंकि वह गाड़ी में पढ़ते पढ़ते सो गया था। गार्ड कैप्टन ने कहा, महाराज, हम एक शहर के पास पहुंच रहे हैं। हम यहाँ 1-2 घंटे आराम करेंगे क्योंकि हमें कुछ सामान फिर से भरना है। जरूर, हर्ष ने नींद भरी आवाज में कहा और अच्छी नींद से उठने के बाद अपनी बाहें फैलाईं। हर्ष ने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा जब वे धीरे धीरे शहर के पास पहुंचे। शहर के चारों ओर हरी भरी हरियाली उसके सामने फैली हुई थी। बाहरी इलाकों में हरे भरे चरागाह और लोग खेतों में काम कर रहे थे। भारत सदियों से खेती बाड़ी वाला समाज रहा है, जो सबकॉन्टिनेंट की बड़ी खेती लायक जमीन और अच्छे मौसम की वजह से खेती पर बहुत ज्यादा निर्भर था। गाड़ी शहर में घुसी, उसकी तंग गलियों से गुजरते हुए हर्षा ने देखा कि सड़क के बीच में भीड़ जमा है। जैसे जैसे वे पास आ रहे थे, चीख पुकार और चिल्लाने की आवाजें तेज होती जा रही थीं। क्या हो रहा है? इतने सारे लोग वहां क्यों जमा हो गए हैं? हर्षा ने अपनी गाड़ी के पास बैठे गार्ड कैप्टन से पूछा। महाराज, ऐसा लगता है कि उन्होंने एक चोर पकड़ लिया है, गार्ड कैप्टन ने जवाब दिया। उसकी आवाज स्थिर और बेपरवाह थी। ये भीड़ के इंसाफ का मामला है ना? हर्षा ने अपनी जीभ चटकाए और अपने बिखरे बालों में हाथ फेरा। शोर और अफरा तफरी से उसे चिढ़ हो रही थी। हंगामा बंद करो, मैं खुद इस समस्या का बीच बचाव करूंगा, उसने कहा। गार्ड कैप्टन इस आदेश से हैरान रह गया। महाराज, आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है, गार्ड कैप्टन, हर्षा ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। हाँ महाराज, गार्ड कैप्टन ने थोड़ा झुककर जवाब दिया। उसके पास शाही अधिकार पर सवाल उठाने की कोई ताकत नहीं थी। जैसे ही ऑर्डर दिया गया, हवा में चीख गूंजी और गाड़ी पर शाही निशान और सैनिकों को देखकर भीड़ शांत होने लगी। हर्षा गाड़ी से बाहर निकला। उसे लगा कि भीड़ उसे देख रही है, सोच रही है कि शाही परिवार का एक सदस्य उनके छोटे से शहर में क्या कर रहा है।
गार्ड कैप्टन भीड़ को झुकने का ऑर्डर देने ही वाला था, लेकिन हर्षा ने उसे रोक दिया क्योंकि उसे यह इशारा बहुत ज्यादा और थकाने वाला लगा। वह हंगामे के बीच में गया और देखा कि एक अधेड़ उम्र का गंजा आदमी एक छोटे लड़के के ऊपर खड़ा है जो जमीन पर पड़ा था। उसके माथे से खून टपक रहा था और शरीर पर चोट के निशान थे। लड़के के कपड़े कीचड़ से सने हुए थे क्योंकि वह भीड़ के वार से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। हर्षा ने लड़के की नजर देखी जो जंगली और गुस्से से भरी हुई थी और गंजे आदमी पर थी। ओह, यह एक जंगली शावक है, लगता है यह इस गंजे कमीने को फाड़ डालना चाहता है, वह मन ही मन हंसा। यहाँ क्या हुआ? हर्षा ने पूछा, खून से लथपथ लड़के को देखते हुए उसका चेहरा बेपरवाह था। महाराज, इस नीची जाति के कमीने ने मेरी दुकान लूटने की कोशिश की। गंजा आदमी चिल्लाया, उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया था और उसने लड़के की तरफ इशारा किया। मैंने तुम्हारी दुकान नहीं लूटी, तुमने मेरे पैसे ले लिए और मुझे वह खाना नहीं दिया जिसके लिए मैंने पैसे दिए थे। लड़के ने गंजे आदमी पर चिल्लाया, उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में आंसू थे, उस हालात और दर्द को देखकर जो वह महसूस कर रहा था। कमीने, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम जैसे घटिया लोगों को अपनी दुकान पर खाना खिलाऊंगा? गंजे आदमी ने कहा। हर्षा को तुरंत हालात की असलियत समझ आ गई। उस आदमी ने लड़के को लूटने की कोशिश की थी, उसकी नीची जाति की वजह से उसे खाना देने से मना कर दिया था। जब हर्षा ने देखा कि उस आदमी के हाथ में सिक्कों की छोटी थैली है जबकि छोटे लड़के के पास कुछ भी नहीं है, तो उसके चेहरे पर घिन आ गई। हर्षा लड़के की तरफ मुड़ा जो इल्जाम के बोझ से कांप रहा था। तुम्हारे पास अपने बारे में क्या कहने को है? उसने पूछा, उसकी आवाज ठंडी थी। लड़का, जो आंसुओं की वजह से मुश्किल से बोल पा रहा था, धीरे से बोला, मैंने कुछ नहीं चुराया, वह झूठ बोल रहा है। गंजे आदमी ने कहना शुरू किया, लेकिन हर्षा ने बीच में ही उसकी बात काट दी। बस बहुत हुआ, तुम सब बहुत परेशान करते हो, मैं गलत करने वाले को सही सजा दूंगा, हर्षा ने गुस्से में अपना माथा रगड़ते हुए कहा। ये परेशान करने वाला मोटा कमीना, उस मोटे कमीने की उंगलियां काट दो, उसी ने उस छोटे लड़के से चोरी की है। हर्षा ने गंजे आदमी की तरफ इशारा करते हुए और गुस्से में उसके बालों में हाथ फेरते हुए ऑर्डर दिया। राजकुमार का ऑर्डर सुनते ही गंजे आदमी के चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। गार्ड्स ने उसे भागने से तेजी से पकड़ा और उसकी गुजारिश को नजरअंदाज करते हुए उसे घसीटते हुए ले गए। हर्षा ने लड़के की तरफ देखा जो कीचड़ और खून से सना हुआ था। कमजोर दिखने के बावजूद उसकी आंखें एक मजबूत इरादे से जल रही थीं, जैसे कोई जंगली शावक जिंदा रहने के लिए लड़ रहा हो। लड़के का पतला पीला शरीर गंभीर कुपोषण का इशारा कर रहा था और गंजे आदमी की तरफ उसकी नजर गहरी नफरत से भरी थी। मुझे वह जंगली लुक पसंद है, शायद मुझे ये सी उठाना चाहिए। हर्ष ने लड़के के गुस्सैल स्वभाव को देखकर सोचा, एक बड़े बाग में बदल जाऊंगा। लड़के को जिंदा रहने के लिए इतनी मुश्किल से लड़ते देखकर हर्ष को अपनी पिछली जिंदगी की हल्की सी याद आ गई। उसने भी एक बार रिसर्च फैसिलिटी के मुश्किल हालात में जी जान से लड़ाई की थी। रिसर्च फैसिलिटी में मौत रोज की बात थी। उसने अनगिनत बार मौत का सामना किया था और लोगों को मारा था। इस गंदगी को साफ करो और लड़के के जख्मों का इलाज करो, हर्ष ने वरुण और नारायण को हुक्म दिया जो चुपचाप खड़े होकर हालात को खाली नजरों से देख रहे थे। हाँ महाराज, वे दोनों एक साथ बोले और असलियत में वापस आ गए। टाउन सेंटर में हुई घटना को कुछ घंटे बीत चुके थे। हर्षा टाउन के बाहर चाय पीते हुए उस छोटे लड़के के इलाज के बाद जागने का इंतजार कर रहा था। हंगामा शांत होने के बाद लड़का बेहोश हो गया था और हर्षा ने सैनिकों को शहर छोड़ने और अपनी यात्रा जारी रखने से पहले लड़के के होश में आने का इंतजार करने का निर्देश दिया था। महाराज, हमें लड़के के जागने का इंतजार क्यों करना चाहिए? हम उसके खाने और इलाज के लिए जरूरी फीस देने के बाद उसे पास के क्लिनिक में छोड़ सकते हैं, गार्ड कैप्टन राहुल शेट्टी ने सोते हुए लड़के को देखते हुए पूछा। हर्षा ने चाय से ऊपर देखा, उसका चेहरा ठंडा और अडिग था। क्या आप मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? उसने पूछा, उसकी आवाज में हल्की सी तल्खी थी। कैप्टन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज, वह हकलाया। हर्षा की ठंडी नजरों के नीचे अजीब और घबराया हुआ लग रहा था। अच्छा, हर्षा ने चाय का एक और घूंट लेते हुए जवाब दिया। तो फिर इस बारे में दोबारा बात मत करना। राहुल शेट्टी ने जल्दी से सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाया। जैसी आपकी मर्जी महाराज। तभी वह छोटा लड़का अचानक जाग गया और हर्षा को अपने कप से चाय पीते हुए बेपरवाही से देखने लगा। फिर वह खड़ा हुआ और हर्षा की तरफ उंगली उठाकर पूछा, तुम कौन हो और मैं अभी कहाँ हूँ? राहुल शेट्टी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉयल प्रिंस को इस तरह बेइज्जती भरे लहजे में बुलाने की?
इससे पहले कि राहुल कुछ और कह पाता, हर्षा ने बीच में ही टोकते हुए कहा, चलो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। और तुम वहीं बैठो, मैं तुमसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा था। उसने आगे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और हम बस शहर के बाहरी इलाके में हैं। लड़के ने घबराकर इधर उधर देखा और देखा कि इलाके में दूसरे सैनिक प्रिंस की रखवाली कर रहे हैं और उसे घूर रहे हैं, इसलिए वह बिना मन के ऑर्डर मान गया और बैठ गया। प्रिंस को डरे हुए चेहरे से देखने लगा। कर एम्पायर का प्रिंस मुझसे क्या चाहता है? लड़के ने हर्षा से नजरें नहीं मिलाते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, बस मुझे अपने बारे में बताओ, हर्षा ने खाली चाय का कप नीचे रखते हुए जवाब दिया। मैं विश्वा हूँ और मैं शहर के बाहर एक घर में अकेला रहता हूँ, लड़के ने डरते हुए जवाब दिया। हर्षा के पास वरुण और नारायण खड़े थे। वरुण अपने सख्त चेहरे के साथ आसपास पर कड़ी नजर रखे हुए था, उसका हाथ उसकी तलवार की मूठ पर था। नारायण राजकुमार के पास हाथ जोड़े खड़ा था। वरुण ने गहरी और हुक्म देने वाली आवाज में कहा, विश्वा, तुम्हें पता होना चाहिए कि हिज हाइनेस ने तुम में दिलचस्पी ली है। हर दिन किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। ओह, तुम्हारे माता पिता के बारे में क्या? हर्षा ने अजीब से चेहरे से पूछा। उन्होंने मुझे 4 साल पहले यहाँ छोड़ दिया था, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, विश्वा ने अपनी आवाज में थोड़ी उदासी के साथ कहा। हम इंटरेस्टिंग। मेरा आखिरी सवाल, क्या तुम ऐसे ही जीना चाहते हो या इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो? हर्षा मुस्कुराया और लड़के के सामने एक चॉइस रखी जो उसकी जिंदगी का रास्ता तय करेगी। प्रिंस के सवाल से विश्वास साफ तौर पर कंफ्यूज लग रहा था और सोच रहा था कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का उसका क्या मतलब है। वह ये नरक जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था जहां उसके जन्म के कारण रोज उसके साथ भेदभाव होता था और वह अपनी जिंदगी एक मकसद के साथ जीना चाहता था। वह किसी चीज के लिए पहचाना जाना चाहता था। मैं अब इस नरक जैसी सिचुएशन में नहीं जीना चाहता, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब विश्वा ने दुख से भरी कांपती आवाज में कहा। बेशक तुम इसके बारे में कुछ कर सकते हो, हर्षा ने कहा और खड़े होकर विश्वा की ओर हाथ बढ़ाया, जो आंसू बहाते हुए बैठा था। उसने आगे कहा, मेरे सबॉर्डिनेट बन जाओ। वरुण और नारायण समेत वहां मौजूद सभी सैनिक इस बात से हैरान रह गए क्योंकि प्रिंस एक नीची जाति के लड़के को अपने साथ रॉयल कैपिटल में लाने का इरादा कर रहे थे। गार्ड कैप्टन राहुल ने मामले में दखल दिया। महाराज, सम्राट इस नीची जाति के लड़के को आपके साथ नहीं आने देंगे। इससे रॉयल फैमिली की इज्जत खराब होती है। ये बात सुनकर हर्षा ने राहुल शेट्टी को घूरा, उसकी तेज नजर ने गार्ड कैप्टन को तुरंत चुप करा दिया। किसी ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि प्रिंस मैदान में इधर उधर देख रहे थे। सैनिक वहीं जम गए और हर्षा की नजर नर्म पड़ते ही उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि हर्षा को इस भेदभाव की कोई परवाह नहीं थी। उसे यह पसंद नहीं था कि लोग सिर्फ अपनी राय देकर उसके फैसलों पर सवाल उठाएं। गार्ड कैप्टन, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने तुमसे चुप रहने को कहा था, हर्षा बोला। उसकी आवाज से गार्ड कैप्टन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसने शर्म से सिर झुका लिया। राहुल शेट्टी, जिन्हें सबसे छोटा राजकुमार माना जाता था, शुरू में आसानी से हार मान लेते थे, लेकिन नारायण के खिलाफ उनकी लड़ाई की कहानियां और राजकुमार के अकेले 20 से ज्यादा बहमनी सैनिकों को मारने की अफवाहें सुनने के बाद अब ऐसा नहीं है। अगर किसी को कोई ऐतराज है तो अपना हाथ उठाए। पक्का कर ले कि अगर आप अपना हाथ उठाते हैं तो आपके पास उसे सपोर्ट करने की स्किल हो, हर्षा ने कहा। उनकी नज़र एस्कॉर्ट सैनिकों और गार्ड कैप्टन से हट गई। हैरानी की बात है कि उनमें से कोई भी नहीं प्रिंस की मार्शल आर्ट की अफवाहें फैलने के बाद वे आगे आए। हर्ष ने विश्वा को देखा और पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई कीमती चीज है जिसे तुम अपने साथ ले जाना चाहते हो? विश्वा, जो अपनी नीची जाति का होने की वजह से अपने सामने आई स्थिति से साफ तौर पर डरा हुआ था, उसने धीमी कांपती आवाज में कहा, नहीं महाराज। तो फिर विश्वा के नहाकर कपड़े बदलने के बाद चलते हैं। विश्वा मेरे साथ गाड़ी में सफर करेगा और वरुण उसे पहनने के लिए कुछ अच्छे कपड़े देगा, हर्ष ने ऑर्डर दिया। वरुण ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऑर्डर मान लिया क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में प्रिंस के लिए उसकी इज्जत बढ़ गई थी। उसकी नज़र में प्रिंस का काम बेमिसाल था, वह टैलेंटेड था लेकिन खुद को बेस्ट बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत भी करता था। 1 घंटे बाद हर्षा ने खुद को गाड़ी में तंजावुर जाते हुए पाया। अब उसके साथ विश्वा भी था, जिसने शाही दल के दिए नए कपड़े पहन लिए थे। विश्वा की घबराहट हर्षा से छिपी नहीं रही, जो चुपचाप उसे देख रहा था। लड़के को साफ तौर पर ऐसे अनुभव की आदत नहीं थी। जैसे जैसे वे सफर कर रहे थे, सिर्फ गाड़ी के पहियों की एक जैसी आवाज और कभी कभी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। विश्वा, जो अब साफ सुथरा था और अच्छे कपड़े पहने हुए था, उस लड़के से बिल्कुल अलग दिख रहा था जो कुछ घंटे पहले कीचड़ में खून से लथपथ पड़ा था।
कुपोषण की वजह से अभी भी दुबला पतला होने के बावजूद उसके कंधे तक लंबे बाल और कांसे जैसी त्वचा उसे बहुत आकर्षक बना रही थी। उनके बीच छाए खामोशी को तोड़ने के लिए हर्षा ने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? 17 महाराज, विश्वा ने जल्दी से जवाब दिया, उसकी आवाज में घबराहट थी। लगता है आपके पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। पूछिए, हम वैसे भी अगले 3 दिन ट्रैवल करेंगे। हर्षा ने खिड़की से नजर हटाकर विश्वा की तरफ देखा, जो उसके सामने अकड़ कर बैठा था। विश्वा, जो हाल की घटनाओं से साफ तौर पर परेशान और अभी भी हिला हुआ था, उसने हिम्मत जुटाई और डरते हुए पूछा, मैं आपके किस काम का हूं, महाराज? आप मेरे सबॉर्डिनेट बनेंगे, हर्षा ने जवाब दिया, उसकी जीभ चटकाते हुए जैसे ये दुनिया की सबसे साफ बात हो। सबॉर्डिनेट? लेकिन मैं ही क्यों, महाराज? विश्वा ने पूछा, उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन थी। बस इसलिए कि मेरा मन किया। मैं तुम्हें अपनी काबिलियत दिखाने का मौका दे रहा हूं। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारा लुक दिलचस्प था, इसलिए नहीं कि मेरा दिल जरूरतमंदों की मदद करने के लिए बड़ा है, हर्षा ने बेपरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा। क्या होगा अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा? विश्वा ने बेचैनी से पूछा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। मैं तुम्हें निकाल दूंगा। मुझे अपने बीच नाकाबिल लोगों की जरूरत नहीं है, हर्षा ने ठंडेपन से जवाब दिया। अगर तुम बेकार साबित हुए तो इससे पता चलेगा कि तुम शुरू से ही इतने काबिल थे। ये सीधी बात सुनकर विश्वा को समझ आने लगा कि राजकुमार काबिलियत को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। महाराज, अगर आप मुझ जैसे नीची जाति के किसी को अपना सबॉर्डिनेट बना लेंगे तो लोग आपको बदनाम करना शुरू कर देंगे, विश्वा ने झिझकते हुए अपने हाथों को नीचे देखते हुए कहा। हाँ, तुम्हें लगता है कि छोटी मोटी बातों से मुझ पर कोई असर पड़ेगा? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं, तुम्हारे साथ भेदभाव खत्म नहीं होगा। ये तब तक जारी रह सकता है जब तक तुम लोगों के सामने अपनी काबिलियत साबित नहीं कर देते, हर्षा ने जोर से हंसते हुए कहा। उसकी आंखें विश्वा की आंखों में मजा से भर गईं। मैं इस कास्ट सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बना रहा हूं। इसे पाने के लिए मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो ये साबित कर सके कि मुश्किलों के बावजूद कोई टॉप पर खड़ा रह सकता है। वह कोई तुम होगे। लोगों को मकसद देने से वे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं और अपनी लिमिट से आगे बढ़ने की हिम्मत पैदा कर सकते हैं। जिस इंसान के साथ भेदभाव हुआ हो, उसके लिए इससे बेहतर मकसद क्या हो सकता है कि वह इसे अपने हाथों से खत्म कर दे, हर्षा ने सोचा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कास्ट सिस्टम को खत्म करना कभी भी उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। वह बस लड़के को एक मकसद देना चाहता था ताकि वह उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सके। चूंकि उसने उसे ऐसा मकसद दिया था, इसलिए उसने इसे पूरा करने का प्लान बनाया। कास्ट सिस्टम एक फालतू प्रैक्टिस है, किसी एम्पायर के लिए इस पर टिके रहना एफिशिएंट नहीं है, हर्षा ने सोचा। उसके चेहरे पर उसका ठंडा इरादा दिख रहा था। कास्ट सिस्टम को खत्म करने का उसका मुख्य मकसद आइडियलिज्म से नहीं बल्कि एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने और एम्पायर के अंदर भविष्य के झगड़े से बचने की इच्छा से था। आराम करो, जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक यह एक लंबा सफर होगा, हर्षा ने अपनी सीट पर वापस बैठते हुए सलाह दी। विश्वा को इस मौके का महत्व और उस पर रखी उम्मीदों का बोझ महसूस हुआ। उसने चुपचाप सिर हिलाया। वह जानता था कि उसकी जिंदगी ने एक अचानक मोड़ ले लिया है और आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा होगा। जब विश्वा 6 साल का था तो इतनी कम उम्र में ही उसने अपने माता पिता की आंखों में नफरत देखी। वे हमेशा उसे ऐसे देखते थे जैसे वह कोई बोझ हो, हालांकि छोटा विश्वा समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों है। उनके रूखेपन के बावजूद वह उनके प्यार और स्नेह के लिए तरसता था, जो उसे कभी नहीं मिला। विश्वा 13 साल का था जब वह और उसके माता पिता उस शहर के बाहरी इलाके में चले गए जहां वह भी रह रहा था। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसे अपने माता पिता के करीब रहने में सुकून मिलता था, भले ही वे उसकी परवाह नहीं करते थे। उनकी बेपरवाही के बावजूद वह बस उनके साथ रहकर खुश रहता था। वह नाजुक सी खुशी तब टूट गई जब एक दिन उसके माता पिता अचानक उसे छोड़कर चले गए। विश्वा पास के जंगल में फल तोड़ने गया था और जब वह लौटा तो घर खाली था। उसके माता पिता चले गए थे, कोई निशान नहीं छोड़ गए। कई दिनों तक विश्वा अपने छोटे खाली घर के सामने इंतजार करता रहा, तोड़े हुए फलों पर गुजारा करता रहा, इस उम्मीद में कि उसके माता पिता वापस आ जाएंगे। दिन हफ्तों में बदल गए और यह जानते हुए भी कि उसे छोड़ दिया गया है, वह उस जगह को छोड़ने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था जिसे वह कभी अपना घर कहता था। मैंने क्या गलत किया? क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं था? मम्मी पापा ने मुझे क्यों छोड़ दिया? विश्वा के मन में लाखों ख्याल आ रहे थे और उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। छोड़ दिए जाने का दर्द बहुत ज्यादा था, लेकिन किसी तरह वह इन ख्यालों से दूर हो गया।
खुद को बेहतर बनाने का पक्का इरादा करके उसने यह उम्मीद बनाए रखी कि शायद एक दिन कोई उसे पहचानेगा और संभालेगा। उस बुरे दिन को 4 साल बीत चुके थे और अब विश्वा 17 साल का था। जिस शहर के पास वह रहता था, वो उस इलाके में फैल गया था जहां वह शिकार करता था और फल इकट्ठा करता था, जिससे उसे कहीं और गुजारा करना पड़ा। बदकिस्मती से उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। आसपास बहुत कम फल या जानवर थे। कुछ भी इकट्ठा करने के लिए उसे जंगल में बहुत अंदर जाना पड़ता था, जो एक डरावना और खतरनाक काम था। कोई और रास्ता न होने पर विश्वा ने अपने घर के पास जड़ी बूटियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि लोकल डॉक्टर को बेच सके। उसे पता था कि उसे जड़ी बूटियों की कीमत से बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ही उसका अकेला कस्टमर था। दिन रात उसे शहर के लोगों से भेदभाव का सामना करना पड़ता था क्योंकि उसके माता पिता शहर में नीची जाति के माने जाते थे। फिर भी वह डटा रहा। जो कुछ भी उसके पास था उसी में गुजारा करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वह करता रहा। एक दिन विश्वा अपनी रोज की दुकान से कुछ खाना खरीदने गया तो पाया कि वह बंद थी। भूखा और बेचैन उसने एक दूसरी दुकान आजमाने का फैसला किया। उसने दुकान के मालिक को सिक्कों का एक पैकेट दिया जो वह रोज खाने के लिए देता था। दुकान के मालिक ने उसका मजाक उड़ाया। मालिक ने मजाक उड़ाया, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के लिए मैं इससे ज्यादा पैसे लेता हूं। विश्वा ने कंफ्यूज होकर जवाब दिया, क्या? मैं आमतौर पर दूसरी दुकान पर इतने पैसे देता हूं। दुकान के मालिक ने जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दफा हो जाओ। जब विश्वा अपना पाउच वापस लेने के लिए बढ़ा तो मालिक ने अचानक उसके पेट में लात मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। स्टोर मालिक ने उस पर मुस्कुराकर देखा। मैं तुम्हें ये वापस क्यों दूं? उसने ताना मारा। तुमने मुझे खाना नहीं दिया, तुम पैसे क्यों रख रहे हो? विश्वा हौंफते हुए बोला। दर्द से उसका पेट पकड़ लिया। शोरगुल देखकर भीड़ जमा होने लगी। किसी ने विश्वा से उसका पक्ष नहीं पूछा। उन्होंने स्टोर मालिक के इल्जामों पर आंख बंद करके यकीन कर लिया कि विश्वा ने उसे लूटने की कोशिश की थी। इसके बाद भीड़ ने बेरहमी से इंसाफ किया। विश्वा जमीन पर सिकुड़ गया, खुद को लातों और मार से बचाने की कोशिश कर रहा था। हर दिन जीना दर्दनाक था। उसे गुस्से से भरकर नाइंसाफी का एहसास हो रहा था। सिर्फ इसलिए कि वह छोटी जाति का था, उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया? विश्वा ने भगवानों को कोसा। क्या ये तथाकथित भगवान इस गलत सिस्टम के लिए जिम्मेदार हैं? उस पर मार पड़ती रही और धीरे धीरे उसे उम्मीद खोने लगी कि वह बच पाएगा। अचानक एक चीख हवा में गूंजी और भीड़ तितर-बितर हो गई, जिससे विश्वा वहीं पड़ा रह गया। उसके पूरे शरीर पर जख्म और चोटें थीं। चोटों और खून की कमी से चक्कर आने पर उसे एक शाही निशान वाले सैनिक की धुंधली तस्वीर दिखाई दी। डर ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया, जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शाही लोग शायद उसकी नीची जाति की वजह से उसकी बात सुने बिना ही उसे मार डालते। धुंधली नजर से उसने शानदार कपड़ों में एक आदमी को अपनी ओर आते देखा। उस नौजवान के आने के बाद जो हुआ वह विश्वा के लिए बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं था। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी बातों पर यकीन किया। उसे नीची जाति के बोझ की तरह देखने के बजाय उस नौजवान ने उसे एक अलग नजर से देखा, क्रूरता से बेपरवाह लेकिन नजरअंदाज करने वाली नहीं। कोई हमदर्दी नहीं थी, कोई दया नहीं थी, बस एक तीखी नजर थी जो झूठे इल्जामों को साफ देख रही थी। विश्वा का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने उस आदमी को हुक्म देते सुना। हुक्म देने वाली आवाज अफरा तफरी में से निकली और दुकान के मालिक को जबरदस्ती घसीटकर ले जाया गया। भीड़, जो कुछ देर पहले एक खतरनाक भीड़ थी, अब उस आदमी के सामने खामोश हो गई और लहरों की तरह अलग हो गई। जैसे ही उसे राहत मिली, उसका शरीर दर्द और थकान से कमजोर होने लगा। उसे लगा कि अन्याय का बोझ थोड़ा कम हो गया है। कठोर जमीन भी जैसे जैसे उसकी नजर धुंधली होती गई, उसे नीचे का हिस्सा कम ठंडा और कठोर लगने लगा। होश में उसका आखिरी ख्याल पिटाई या अपनी जिंदगी के साथ हो रहे अन्याय के बारे में नहीं था, बल्कि उस अजीब, बिना भावना वाले नौजवान के बारे में था, जिसने कुछ ही शब्दों से उसकी बेरहम किस्मत का रास्ता बदल दिया था। उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई और वह बेहोश हो गया। विश्वा जब उठा तो उसके सिर और शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया था। वह बेहोश और उलझन में था। उसने पास में आवाजें सुनी। सिर घुमाकर उसने देखा कि एक लंबा, पूरी तरह से कवच पहने आदमी, जिसके सिर पर शाही निशान था, आराम से बैठे किसी दूसरे आदमी से बात कर रहा था। यह आदमी बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए था और उसने बहुत कम गहने पहने थे, और वह शांति से चाय पी रहा था, उसे एक नजर भी नहीं डाल रहा था। हिम्मत करके विश्वा ने उस आदमी की ओर इशारा किया और पूछा, तुम कौन हो?
मैं यहाँ जंगल में क्यों हूँ? कवच पहने आदमी का रवैया तुरंत बदल गया, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉयल प्रिंस से इस तरह बेइज्जती करने की? वह गरजा, उसकी आवाज बिजली की तरह थी। विश्वा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा था कि वह आदमी बहुत अमीर होगा, लेकिन ये जानकर कि वह एम्पायर के प्रिंस के सामने है, उसे डर लगने लगा। उसे उसके शब्दों और कामों की गंभीरता का एहसास हुआ। प्रिंस, जो अभी भी बेपरवाही से चाय पी रहा था, आखिरकार उसने अपनी नज़र विश्वा की तरफ घुमाई। उसकी आंखें ठंडी थीं, उनमें कोई गर्मी नहीं थी। बैठ जाओ, उसने शांत आवाज में कहा। विश्वा ने बात मान ली, उसके मन में सवाल और डर दौड़ रहे थे। प्रिंस की बेपरवाह नजरें उसे भेदती हुई लग रही थीं, जिससे ये साफ हो गया कि यह मुलाकात दया की वजह से नहीं बल्कि जिज्ञासा या शायद एक टेस्ट की वजह से हुई थी। प्रिंस के सवाल ने विश्वा को चौंका दिया। उसने पूछा कि क्या विश्वा उस नारकीय स्थिति से बचना चाहता है जिसका वह अभी सामना कर रहा है। विश्वा हमेशा से बचना चाहता था, लेकिन उसे कभी पता नहीं चला कि कैसे। इस डर ने कि उसे किसी नए शहर में भी ऐसे ही भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, उसे नारकीय चक्कर में फंसाए रखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने इस दुख भरी जिंदगी से भागने और भविष्य में किसी को भी अपनी काबिलियत साबित करने की इच्छा जाहिर की। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। यह एक छोटी सी झलक थी, लेकिन इसने उसकी अंधेरी जिंदगी में एक चिंगारी जला दी। प्रिंस ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे अपने सबॉर्डिनेट का पद दिया। हालांकि उसके मन में सवालों की झड़ी लग गई थी, विश्वा ने इस मौके का फायदा उठाया। अपनी अभी की जिंदगी की इस मुश्किल से निकलने के लिए उसके पास यही एक लाइफलाइन थी। बाद में उसे समझ आया कि बचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। प्रिंस का सपोर्ट उसके साथ हो रहे भेदभाव को जादुई तरीके से खत्म नहीं कर देगा। लेकिन विश्वा ने पक्का इरादा कर लिया था। पहली बार किसी ने उसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का एक मकसद और मौका दिया था। वह इस मौके से चिपका रहा, प्रिंस की उम्मीदों पर खरा उतरने का पक्का इरादा किया। प्रिंस को देखकर विश्वा ने एक ऐसे इंसान को देखा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। प्रिंस की शांति और ठंडक साफ दिख रही थी, और उसकी गहरी काली आंखें विश्वा की रूह को चीरती हुई लग रही थीं। उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई चींटी हो जिसे वह एक पल में कुचल सकता हो। अंदर ही अंदर विश्वा ने कभी हार न मानने की कसम खाई। उसने अपनी बुरी जिंदगी और उस सिस्टम को बदलने का पक्का इरादा कर लिया था जिसने उसके जैसे कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने तय किया कि जिस दिन वह प्रिंस के सामने अपनी काबिलियत साबित कर देगा, उस दिन वह प्रिंस के नाम अपनी जिंदगी की कसम खाएगा। उसने कसम खाई कि जिसने भी उसे नीचा देखा था, वह उससे बदला लेगा। वह इस मौके का इस्तेमाल करते हुए जो उसे मिला था, शायद प्रिंस की मर्जी से ऊपर चढ़ेगा। वह ऊपर खड़ा होगा और उन लोगों को नीचा देखेगा जिन्होंने उसे कचरा या बेकार कहा था। उसने कसम खाई कि वह जन्म के आधार पर भेदभाव की गलत सिस्टमेटिक प्रैक्टिस को अपने हाथों से खत्म करेगा, चाहे रास्ता खूनी हो या नहीं। जैसे जैसे वे अपना सफर जारी रखते गए, विश्वा का इरादा और मजबूत होता गया। वह फेल नहीं होगा, उसे किनारे नहीं किया जाएगा। वह कोई ऐसा इंसान बनेगा जो मायने रखता है, राजकुमार का एक अहम हिस्सा, कोई ऐसा जो दुनिया बदल सकता है। और यह सब इस मौके से शुरू हुआ, राजकुमार के बेपरवाह हाथ से जली इस चिंगारी से। तंजावुर, नायक का फैमिली मैंशन। कच्ची सड़कों से एक थका देने वाले सफर के बाद हर्ष आखिरकार तंजावुर पहुंच गया। ये शहर उन कई गांवों और कस्बों से बिल्कुल अलग था जिनसे वह अपने रास्ते में गुजरा था। तंजावुर में जिंदगी की चहल पहल थी, वहां के लोग खुशमिजाज और जोशीले थे। शहर की साफ सफाई और मेंटेनेंस बहुत बढ़िया था, जो उसने अपनी यात्राओं के दौरान देखी दूसरी जगहों से कहीं बेहतर था। शहर में शांति बनाए रखने के लिए गार्ड भी पेट्रोलिंग करते दिखे। जैसे ही उसकी गाड़ी शहर की पक्की सड़क पर उसके गार्ड्स की टुकड़ी के साथ चली, हर्ष ने अपने आसपास के नज़ारों और आवाज़ों को देखा। हवा मंदिर की घंटियों और सुकून देने वाले भजनों की मधुर धुनों से भरी हुई थी, जिससे एक सुंदर माहौल बन रहा था। लोग मकसद से घूम रहे थे और बाजार की दुकानें सामान से भरी हुई थीं, जिससे शहर का माहौल और भी खुशनुमा हो गया था। हर्ष ने अपनी नज़र विश्वा की तरफ घुमाई, जो गाड़ी की खिड़की से बाहर हलचल भरे शहर और उसके खुशमिजाज लोगों को हैरानी से देख रहा था। हर्षा को लगा कि विश्वा पहली बार इतनी बड़ी और रौनक वाली जगह पर आया है। विश्वा, हम नायक की हवेली जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना सबसे अच्छा बर्ताव दिखाओगे, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ महाराज, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, विश्वा ने जवाब दिया, खिड़की से नजरें हटाकर गंभीरता से सिर हिलाया।
अपनी यात्रा के दौरान हर्षा ने विश्वा को पढ़ने के लिए एक किताब दी थी। उसे जल्द ही पता चला कि विश्वा को पढ़ना या लिखना नहीं आता था। इसके अलावा विश्वा में बेसिक मैनर्स की भी कमी थी। वह एक जंगली जानवर के बच्चे जैसा लग रहा था। ठीक है, जब हम हवेली पहुंचेंगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करूंगा, हर्षा ने विश्वा से ज्यादा खुद से कहा। विश्वा ने कंफ्यूज लेकिन उम्मीद से जवाब दिया। हर्ष ने हाथ हिलाकर अपनी उत्सुकता दूर की और अपना ध्यान वापस गुजरते हुए नज़ारों पर लगाया। गाड़ी शहर से गुजरती हुई नायकों की बड़ी हवेली के पास पहुंची। जैसे ही गाड़ी हवेली के पास पहुंची, एंट्रेंस पर गार्ड गाड़ी पर लगे शाही निशान को पहचानकर ध्यान से खड़े हो गए। गेट खुल गए और हर्ष की गाड़ी बड़े से आंगन में दाखिल हुई। जैसे ही गाड़ी बड़े से आंगन में रुकी, हर्ष बाहर निकला। उसके पीछे थोड़ा घबराया हुआ लेकिन उत्सुक विश्वा भी बाहर निकला। हवेली के गार्ड और नौकरों ने झुककर उनका स्वागत किया, यह मानते हुए कि कोई शाही परिवार है। एक बुजुर्ग आदमी आगे आया। उसकी पीठ झुकी हुई थी और उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह बड़ी हवेली का बटलर है। थोड़ा झुककर उसने हर्ष का स्वागत किया। नायक के घर में आपका स्वागत है, हिज हाइनेस हर्ष देव राय। महाराज, पादरी आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने बड़े दरवाजों की तरफ इशारा करते हुए कहा और हर्ष को पादरी के पास ले जाने की तैयारी की। नारायण और वरुण, तुम दोनों विश्वा का ध्यान रखना। मैं तुम्हें अभी शहर घूमने की इजाजत देता हूं, लेकिन रात होने से पहले लौट आना, हर्षा ने अपने पास खड़े दो आदमियों को आदेश दिया। नारायण ने हैरान होकर पूछा, महाराज, क्या आपको यकीन है कि उसे आज़ादी से घूमने देना समझदारी होगी? हर्षा पास झुके और फुसफुसाए। तभी उन्होंने सुना, अगर मैंने तुम दोनों को उसकी जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव करते सुना तो मैं तुम दोनों को इसकी सजा दूंगा। इस चेतावनी से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वे सीधे खड़े हो गए और सलाम किया। समझ गए महाराज। विश्वा ये नज़ारा उलझन में देखकर हिचकिचाते हुए पूछा, महाराज, क्या मुझे शहर देखने की इजाजत है? हर्षा ने सिर हिलाया। हाँ, जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा शहर देखने का मौका पाकर विश्वा की आंखें चमक उठी। थैंक यू महाराज, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मुझे कुलपति के पास ले चलो, हर्षा ने कहा और बटलर की तरफ मुड़ा और हवेली में चला गया। बुजुर्ग बटलर ने थोड़ा झुककर कहा, इस तरफ महाराज। उसने बड़े दरवाजे की तरफ इशारा किया। हर्षा को कुलपति के पास ले जाने के लिए तैयार। नायकों की हवेली महल जितनी शानदार नहीं थी, लेकिन उसमें शानदार आर्किटेक्चर था जो एक बड़े एरिया में फैला हुआ था। हर्षा गलियारों से गुजरा, बारीक नक्काशी और रंगीन टेपेस्ट्री देखी और एक बड़े बिना गार्ड वाले स्टडी रूम में पहुंचा। कमरों को बिना गार्ड के क्यों छोड़ा गया है? क्या उसे अपनी सुरक्षा पर इतना भरोसा है कि उसे लगता है कि उसकी हवेली के अंदर हत्या की कोशिश नामुमकिन है, या उसे लगता है कि वह अकेले किसी भी खतरे से निपट सकता है? उसने सोचा। कमरे में पुराने स्क्रॉल और मैन्यूस्क्रिप्ट्स की शेल्फ लगी थीं। पादरी, एक बुजुर्ग आदमी जिनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, एक बड़ी डेस्क के पीछे से उठे और गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया। नमस्ते प्रिंस हर्ष, मैं सच में आपके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उन्होंने कहा। हर्ष ने भी थोड़ा झुककर जवाब दिया। नमस्ते पादरी, मैंने सुना है कि आप मेरे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पादरी खिलखिलाकर हंसे। हाँ, बिल्कुल प्रिंस हर्ष। तो तंजावुर का सफर कैसा रहा? हर्ष मुस्कुराए। ओह, ये ठीक था। मैंने रास्ते में एक जंगली शावक भी उठा लिया। जंगली शावक, तुम कह रहे हो? पादरी ने हैरानी से भौहें चढ़ाईं। ये दिलचस्प लग रहा है। हर्ष की मुस्कान और चौड़ी हो गई। हाँ, एक युवा लड़का जिसमें काबिलियत है। हम देखो उसका क्या हाल है। पुरोहित ने सोचते हुए सिर हिलाया। मैं समझ गया। अगर आप लंबी यात्रा से आराम करना चाहते हैं तो हम कल फॉर्मेलिटीज पर बात कर सकते हैं प्रिंस। हर्ष ने हाथ हिलाकर टाल दिया। आराम की कोई जरूरत नहीं है कुलपति, मैं काम निपटाना पसंद करता हूँ। चलो बात करते हैं कि क्या करना है। कुलपति ने हर्ष के पक्के इरादे की तारीफ की और उसे बैठने का इशारा किया। बहुत अच्छा प्रिंस हर्ष, चलो शुरू करते हैं। मुझे लगता है कुलपति ने मुझे मजे के लिए नहीं बुलाया, हर्ष ने आलीशान सोफे पर बैठते हुए कहा। रुद्र नायक की चंचल नजरें गंभीरता में बदल गईं। ओह प्रिंस हर्ष, मैं तो बस एक शिष्टाचार का न्योता दे रहा था क्योंकि अब हम पार्टनर हैं। इस बूढ़े आदमी का कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है, उसने सीधा चेहरा बनाए रखते हुए कहा। हर्ष के चेहरे पर गुस्सा आ गया। नायक कुलपति जिसने पहले प्रिंस या दूसरे प्रिंस को नहीं बुलाया, वह कह रहा है कि उसने मुझे शिष्टाचार के नाते बुलाया है। रुद्र सिंह नायक, नाटक बंद करो, उसने पैर क्रॉस करके और पैट्रियार्क से आंखें मिलाते हुए कहा।
कमरे की हवा टेंशन से चटकने लगी, जैसे कोई चिंगारी उसे आग में बदल देगी। बटलर के पास शब्द नहीं थे, कमरे में इतना टेंशन था कि चाकू से काट सकता था। जैसे ही वह बीच में बोलने वाला था, पैट्रियार्क की हंसी कमरे में गूंज उठी, जिससे भारी सन्नाटा टूट गया। आह, तुमने मुझे पकड़ लिया, रुद्र नायक चिल्लाया, उसकी हंसी दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। बेशक मैंने तुम्हें तहजीब से नहीं बुलाया था, लेकिन मेरे इरादे नेक हैं, उसने कहा। उसका लहजा गंभीर होता गया जब वह आगे झुका, हर्षा की नजरों से पूरी गंभीरता से मिला। तो आपके ईमानदार इरादे क्या हैं, पैट्रियार्क? हर्षा ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। रुद्र नायक ने सोचते हुए अपनी आंखों की पट्टी खुजाई। मैं बस राजकुमार के बदलाव के बारे में जानना चाहता था और गुलबर्गा की लड़ाई के कारनामों को कंफर्म करना चाहता था। हर्षा सोफे पर पीछे झुक गया और बेपरवाही से छत की ओर देखने लगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि अफवाहें कितनी सच हैं, ये देखते हुए कि तुमने मेरे काफिले में अपने आदमी को रखने का फैसला किया है। उसका लहजा आम था, लेकिन उसके शब्दों में तीखापन था। हाँ, तो तुम्हें ये भी पता चल गया, रुद्र नायक ने कहा। तुम अपने पहले के उदास रूप से बहुत बदल गए हो। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने आगे कहा, क्या राजकुमार गद्दी संभालने का प्लान बना रहे हैं? हर्ष रुका, अपने जवाब पर सोचने लगा। मुझे यहाँ क्या कहना चाहिए? नायक कुलपति ने हमेशा अपनी बात रखी है, मैंने दूसरों से सुना है। बिल्कुल, हर्ष ने कॉन्फिडेंस से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें पता है या नहीं। वैसे भी यह मान लिया जाएगा क्योंकि मैंने गद्दी का हक नहीं छोड़ा है। लेकिन कैसे? राजकुमार का जरा भी असर नहीं है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि तुम ये कैसे करोगे? कुलपति ने पूछा। उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई जब वह आगे झुके, साफ तौर पर उत्सुक थे। यह ऐसी बात नहीं है जो कुलपति को पता होनी चाहिए। मेरे पास अपने गोल तक पहुंचने के तरीके हैं, बाहर वालों को इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, उसने ठंडेपन से कहा। बस मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में जा रहा हूं, पैट्रियार्क। उसकी ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, हालांकि पैट्रियार्क को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल प्रिंस हर्ष, रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन आपके जाने से पहले रोड कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्शन के बारे में हमने हर जगह 3-3 यूनिट्स को भेजा है। वे हमें प्रोग्रेस के बारे में रिपोर्ट करेंगे। मैं समझ गया, सब ठीक होना चाहिए। हर्ष ने हाथ हिलाकर आगे के सवालों को टाल दिया और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा। बटलर उसके ठीक पीछे पीछे आ रहा था। जैसे ही उनके पीछे दरवाजा बंद हुआ, रुद्र की हंसी कमरे में गूंज उठी। हाँ, प्रिंस पक्का बहुत बदल गया है। ये आंखें किसी बच्चे की नहीं हैं। दूसरे राजकुमार साफ तौर पर उसे कम आंकते हैं और वह इसका पूरा फायदा उठा रहा है, उसने सोचते हुए अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। रुद्र ने खुद से कहा, मुझे उस पर नजर रखनी होगी। मुझे लगता है कि इस डेवलपमेंट से हमें फायदा होगा। रुद्र अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये गेम इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, उसने धीरे से, लगभग खुद से ही कहा। हम्पी रॉयल पैलेस, सम्राट का कमरा। सम्राट का कमरा बहुत बड़ा था, उसकी दीवारें बारीक नक्काशी और रंगीन पेंटिंग से सजी थीं, जिनमें बड़े बड़े किस्से और शाही शिकार के सीन दिखाए गए थे। मोटे मार्बल के खंभे थे और कीमती पत्थर जड़े हुए थे। हवा में खुशबूदार अगरबत्ती फैली हुई थी, जो चमकते हुए फूलदानों में सजे ताजे फूलों की खुशबू के साथ मिल रही थी। तेल के लैंप की हल्की चमक एक गर्म रोशनी डाल रही थी, जिससे कमरे के गहरे रंग और डिटेल और भी बढ़ रहे थे। सम्राट एक आलीशान सोने की किनारी वाले सोफे पर बैठे थे, बेफिक्री से अपनी वाइन पी रहे थे, उनकी आंखें सोच में आधी बंद थीं। सम्राट के सामने पहला राजकुमार चंद्रा बैठा था, जो खुद रिपोर्ट करने आया था। तो क्या बात है? तुम इस समय मुझे क्यों टोक रहे हो? सम्राट ने अपने गिलास से एक घूंट लेते हुए पूछा, उनकी आवाज में टोक पर थोड़ी नाराजगी थी। पिताजी, आपने मुझे जो मिशन दिया था, मैंने उसे पूरा कर लिया है, चंद्रा ने आदर से झुककर जवाब दिया। सम्राट ने एक भौं उठाए और अपना गिलास बगल वाली टेबल पर रख दिया। और क्या हुआ? क्या तुमने वो रिजल्ट हासिल किया जिसकी मुझे उम्मीद थी? चंद्रा सीधा हुआ और पक्के इरादे से अपने पिता की नजरों में देखा। हाँ, चंद्रा को सम्राट ने खुद एक मिशन दिया था, कुतुब सल्तनत में बागियों को फंडिंग करके कुछ तबाही मचाना। कुतुब सम्राट के लिए काफी परेशानी का सबब रहे हैं, लेकिन सम्राट ने सोचा था कि अभी पूरी तरह से लड़ाई की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हें बागियों को फंडिंग करके कुतुब को वहीं रखना था ताकि वे मिलकर उनके खिलाफ लड़ाई शुरू न कर दें। क्या ये वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा था? सम्राट ने जिज्ञासा और उम्मीद के बोझ से भरे हुए पूछा। हाँ पिताजी, चंद्रा ने अपने पिता के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंस से जवाब दिया।
मैंने 3 अलग अलग बागी ग्रुप्स को फंड किया है और उनके साथ मिलकर काम करने का इंतजाम किया है, और यह सब करते हुए मैंने खुद को कासिम सल्तनत और यादव किंगडम के व्यापारियों के तौर पर शामिल होने से छिपाया है। उसकी आंखों में एक अच्छे से किए गए प्लान का गर्व था, फिर भी उसने अपना आपा बनाए रखा, ये जानते हुए कि उसके पिता बेहतरीन काम से कम कुछ नहीं चाहते थे। जानकारी का अंदाजा लगाते हुए सम्राट की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने सोचते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई। और आपने ये पक्का कर लिया है कि हमारे निशान पूरी तरह से ढंक गए हैं? उसने पूछा, उसका लहजा तीखा और जांच करने वाला था। चंद्रा ने सिर हिलाया। बिल्कुल पिताजी, हमने कोई निशान न छोड़ने का बहुत ध्यान रखा। हमारे एजेंट काबिल हैं और बागियों का मानना है कि यह सपोर्ट सल्तनत के अंदर के दुश्मन ग्रुप से आता है। कुतुब अंदरूनी झगड़ों से निपटने में इतने बिजी होंगे कि उन्हें हमारे शामिल होने का शक नहीं होगा। सम्राट के चेहरे पर एक धीमी, संतुष्ट मुस्कान फैल गई। हाँ, यह अच्छा है। उस कमीने जफर को अच्छी पिटाई की जरूरत है। हमारे पास बस रिसोर्स की कमी है, नहीं तो मैं खुद जाकर उसका मुंह बंद कर देता। अपने पिता की मंजूरी पाकर चंद्रा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन उसने अपना चेहरा शांत रखा। थैंक यू पापा, ये प्लान आने वाले समय में कुतुब लोगों को बिजी रखेगा और उन्हें हमारी सीमाओं के लिए खतरा बनने से रोकेगा। बादशाह ने वाइन की बोतल उठाए और चंद्रा के लिए एक ड्रिंक डाली, अपना गिलास भरने से पहले एक घूंट लिया। जफर, वैसे भी कुतुब लोगों से मुख्य खतरा नहीं है, उन्होंने सोचते हुए अपने गिलास में वाइन घुमाते हुए कहा। वह कमीना अपने पहले बेटे के मुकाबले कुछ भी नहीं है। चंद्रा ने शुक्रिया अदा करते हुए ड्रिंक ली और अपने पिता की बात ध्यान से सुनता रहा। वह अपने सभी बेटों में सबसे अच्छा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसे गद्दी पर बैठते हुए देख सकते हैं, जो हमारे लिए सबसे कम अच्छी स्थिति है। बादशाह के शब्द हवा में तैर रहे थे, कुतुब सल्तनत में सत्ता में संभावित बदलाव के मतलब से भरे हुए। चंद्रा का दिमाग तेजी से चल रहा था, वह इसके नतीजों के बारे में सोच रहा था। पिताजी, क्या हमें राजकुमार की हत्या के लिए किसी को नियुक्त करना चाहिए? उसने धीमी और सावधान आवाज में सुझाव दिया। बादशाह ने अपनी वाइन का एक और घूंट लिया, प्रस्ताव पर सोचते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हत्या एक जोखिम भरा कदम है चंद्रा, यह उल्टा पड़ सकता है और उनके गुट हमारे खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। हालांकि अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो ये हमारे साम्राज्य की स्थिरता के लिए सबसे बड़े खतरे को दूर कर सकता है। चंद्रा आगे झुका, उसके चेहरे पर गंभीरता थी। हमारे पास एजेंट हैं जो इस काम को चुपके से कर सकते हैं। हमें यह पक्का करना होगा कि दोष कुतुब सल्तनत के अंदरूनी झगड़ों पर पड़े। अगर हम पहले बेटे को खत्म कर देते हैं तो इससे उनके उत्तराधिकार की योजनाएं अस्थिर हो जाएंगी। बादशाह ने अपने बेटे की बातों पर ध्यान से सोचा। हम एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं। राजकुमार की मौत अंदरूनी पावर स्ट्रगल जैसी लगनी चाहिए। हमें उसकी हरकतों, उसके साथियों और उसके दुश्मनों के बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा करनी होगी। तभी हम एक असरदार स्ट्राइक का प्लान बना सकते हैं। चंद्रा ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर पक्का इरादा था। मैं अपने सबसे अच्छे जासूस लगाऊंगा पिताजी। हम खुद को एक्सपोज किए बिना उनकी पोजीशन कमजोर करने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। सम्राट ने सिर हिलाया और खिड़की की तरफ चलते हुए खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी वाइन घुमाई। अभी के लिए बस जानकारी इकट्ठा करो, अगर वह खतरा बनता है तो रिपोर्ट करना। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।